तो हमने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, एक बार क्विक रिवाइज करते हैं ताकि हमारी बहुत सारी चीज़ें इजीली हमें अंडरस्टूड हो जाए, है ना। तो लेक्चर मैंने ए और बी पार्ट करके बनाया है, और जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी का एप्लीकेशन बोल सकते हैं, या उसी के फंडामेंटल को हम यहाँ पर अप्लाई करके देखेंगे कि वो सारी चीज़ें होती क्या वन बाय वन। तो सबसे पहली बात, हमने लास्ट लेक्चर में ये डिस्कस किया था अबाउट दी सिलेबस, कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, है ना, और उन टॉपिक्स को हम कैसे पढ़ेंगे। एक फंडामेंटल टर्म्स बताया था कि स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशंस होता है, किसी स्टार कनेक्टेड का फेजर डायग्राम और लाइन डेल्टा कनेक्टेड का फेजर डायग्राम आपको बनाते आना चाहिए। थ्री फेज सप्लाई आपकी डीसी सप्लाई में कन्वर्ट होती है, कैसे आप एससीआर, कब कोई एससीआर या कोई डायोड रहता है जो कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड हो तो कब ऑन हो सकता है, कब ऑफ हो सकता है, उसकी कंडीशंस के बारे में डिस्कस किया था। तो ये हमारे मेन फंडामेंटल कंसेप्ट थे रिलेटेड टू थ्री फेज कन्वर्टर के बारे में। फिर हमने उसके बाद जो टॉपिक डिस्कस किया वो हाफ वेव के बारे में बात किया, लाइन और आरएमएस वोल्टेज के रिलेशंस के बारे में बात किया। फिर हमने ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते थ्री फेज सप्लाई को, वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी। कुछ कॉमन पॉइंट हमने अंडरस्टैंड करा कि क्या मैंडेटरी कंडीशन होती है कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन के लिए, कोई दो डिवाइस साइमल्टेनियसली एक्ट नहीं कर सकती, कब कौन सा डायोड ऑन होता है, ये सारे हमने एजम्पशन डिस्कस करे। देन उसके बाद हमने एक थ्री फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर लिया। आज हम वही चीज़ पढ़ेंगे, थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। तो जहाँ डायोड लगे हुए है उसकी जगह आपका एससीआर लग जाएगा। हम आर एल लोड पे भी एनालिसिस करेंगे और आर लोड पे भी एनालिसिस करेंगे। फिर हमने थ्री फेज की व्यू फॉर्म के बारे में डिस्कस किया, कैसे आउटपुट वोल्टेज आता है, एक एक डायोड का कंडक्शन, फिर उसका एवरेज वैल्यू निकाला और आरएमएस का हमने फार्मूला लिख दिया। और एक मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताया था कि एक आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी होती है। दूसरी बात मैंने आपको ये भी बताया था कि जो आपके आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है वो एक सब इनपुट की एक सप्लाई में 3 पल्स को इंसर्ट कर 3 पल्स को ले लेती है, इस वजह से इसे 3 पल्स कन्वर्टर भी बोलते हैं और M3 कन्वर्टर के नाम से भी जानते हैं। फिर हमने पूरे कंक्लूडिंग पॉइंट लिखा था और हाउ टू ड्रॉ, है ना, हम किस तरीके से थ्री फेज की वेव फॉर्म को ड्रॉ करते हैं उसका कंसेप्ट सीखा था। ये फेज वेव फॉर्म को ड्रॉ करने का कंसेप्ट सीखा था। कल जो मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा उसका मेन पार्ट रहेगा कि किसी थ्री फेज वेव फॉर्म की हम किस तरीके से वेक्टर बोल रहा हूँ, लाइन डायग्राम बना सकते हैं। ये फेज वेव फॉर्म डायग्राम है, लाइन वेक्टर डायग्राम कैसे बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो ये हमने कल डिस्कस किया था सारा। अब इसी के बेस के इसके बाद आज जो हम डिस्कस करने वाले वन बाय वन आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, राइट ना। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स, अगर मेरा बस एक ही कंसर्न है कि जिस दिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ आप उसको बहुत अच्छे से क्लियर कर लो, लाइक योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। आप ये सोचिए कि ऑलमोस्ट हमारे एक दिन में एक टॉपिक का पूरा कंटेन होता है, तो अगर आप वो पूरा पढ़ लेंगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि हाँ आप क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं। कुछ कन्फ्यूज़न हो तो नेक्स्ट डे में आप उससे क्लियर कर सकते हैं जब ज्वाइन करते हैं तभी, राइट। तो हम उसके बाद नए टॉपिक के बारे में बात कर सकते हैं। तो अभी हमारा नया टॉपिक है और नए टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले वो भी हम बात करते हैं वन बाय वन। तो काफ़ी डिफिकल्ट टॉपिक नहीं, बहुत सिंपल टॉपिक, आप चीज़ों को बस समझते चलना, राइट, कि कैसे ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो मैं कल वाला टॉपिक स्किप करता हूँ, यहाँ से बात करता हूँ। तो वन बाय वन सबसे पहली बात डिस्कस करते हैं कि हम जो टॉपिक आज डिस्कस करने वाले उस टॉपिक का नाम है फुल कंट्रोल्ड, राइट। जहाँ पे वर्ड आ जाए फुल कंट्रोल या फुल्ली कंट्रोल्ड। फुल्ली कंट्रोल्ड मतलब एक ऐसा कन्वर्टर और एक ऐसा सर्किट, ऐसा एक इलेक्ट्रिकल सर्किट या मतलब बोल सकता हूँ कन्वर्टर सर्किट, जिस पे हम कंट्रोल डिवाइसेस को यूज़ करते, कोई भी अनकंट्रोल डिवाइसेस यूज़ नहीं करते। नॉर्मली वी नो दैट वेरी वेल अबाउट द कंट्रोल डिवाइसेस किसे बोलते हैं और अनकंट्रोल डिवाइसेस किसे बोलते हैं, राइट। तो हमने पहले भी पढ़ रखा है कि सपोज अगर हम बात करते हैं किसी एससीआर के बारे में बात करते हैं या मॉसफेट के बारे में बात करते हैं या आईजीबीटी के बारे में बात करते हैं, तो सपोज इफ यू आर कंसिडरिंग सच काइंड ऑफ डिवाइसेस, मॉसफेट, आईजीबीटी और XYZ, ये सारी जो डिवाइसेस के, एक सेकेंड ना, तो अगर हम इन सारी डिवाइसेस के बारे में बात करते हैं तो ये सारी डिवाइसेस किस तरीके से एक्ट करती है, इन सारी डिवाइसेस को हम बोलते हैं कि ये एक तरीके की क्या डिवाइसेस है। सॉरी, शायद कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, ये पिन मुझे सेलेक्ट करने में, यस मुझे लगा था, यस डन।
ठीक है। तो अगर मैं वन बाय वन बात करूं तो हमारे पास जो डिवाइस है, जब भी आप बताते हैं तो फुल्ली कंट्रोल के बारे में, तो हम कंट्रोल डिवाइसेस यूज़ करते हो। कंट्रोल डिवाइसेस क्या है? एक एससीआर यूज़ कर सकते हो, या मॉसफेट यूज़ कर सकते हो, या फिर आप क्या यूज़ कर सकते हो, जैसे थायरिस्टर है वो भी यूज़ कर सकते हो, और भी कंट्रोल डिवाइसेस होती है, पर मोस्टली ये 3 कंट्रोल डिवाइसेस यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ एससीआर के बारे में बात करते हैं। तो ये डिवाइसेस क्या है? एससीआर इज़ अ कंट्रोल डिवाइसेस, और कंट्रोल्ड डिवाइस होने की वजह से इसे क्या बोल रहे हैं? फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर की कैटेगरी में डाल रहे हैं। बट अगर कहीं पर आपने डायोड यूज़ कर रखा है, जैसे कल हमने जो यूज़ किया था डायोड बनाकर यूज़ किया था, तो अगर हमने डायोड बनाकर यूज़ किया था तो डायोड, इट मीन्स ये क्या है? ये एक अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस है। अगर ये अनकंट्रोल्ड डिवाइसेस है तो इससे जो भी कन्वर्टर बना उसे हमने क्या बोला? 3 फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड कन्वर्टर की कैटेगरी में डाला था, राइट ना। अगर दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो उसे हम सेमी कंट्रोल डिवाइसेस की कैटेगरी में रखते हैं। दूसरी बात आती है हाफ वेव। हाफ वेव मतलब ये कि जब आप सिंगल फेज की एक वेवफॉर्म को देखेंगे तो आपकी आउटपुट की सिर्फ आधी में ही वेवफॉर्म आती है, तो उसे हाफ वेव बोलते हैं। तो इन शॉर्ट अगर मैं हाफ वेव के बारे में बात करूं कि हाफ वेव किसे बोल सकते हैं, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो भी आपके पास आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाए? सप्लाई फ्रीक्वेंसी। ट्वाइस ऑफ सप्लाई फ्रीक्वेंसी अगर हो गई तो आपको इस तरीके की चीज मिल सकती है। पर अगर किसी 3 फेज कन्वर्टर की बात करेंगे तो हम क्या बोलेंगे? 3 टाइम्स होनी चाहिए। अगर मैं इसको थोड़ा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके बताऊं, तो अगर मैं इसको ग्राफिकली एक्सप्लेन करूं कि हम इसे हाफ वेव क्यों बोलते हैं, हाफ वेव कन्वर्टर, तो अगर सपोज हमारे पास ये एक साइकिल है, साइनोसॉइडल साइकिल है, तो ये एक कंप्लीट साइकिल है। जब इसके रिस्पेक्ट में मैं अगर कोई आउटपुट की वेवफॉर्म बना रहा हूँ तो जस्ट आई विल गेट ओनली हाफ पोर्शन ऑफ आउटपुट, और रेस्ट ऑफ द हाफ पोर्शन वी विल गेट स्विच विल बी ऑफ, राइट ना। तो एक साइकिल में मुझे आधी ही साइकिल में आउटपुट मिल रहा है, आधी साइकिल में आउटपुट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हाफ बोलते हैं। 3 फेज कन्वर्टर, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ 3 फेज कन्वर्टर, राइट ना। 3 फेज कन्वर्टर बिकॉज हियर वी आर यूजिंग द इनपुट सप्लाई। अगर मैं यहाँ पर इनपुट सप्लाई की बात करूँ तो इनपुट सप्लाई एज अ क्या यूज कर रहे हैं? 3 फेज सप्लाई। तो इनपुट सप्लाई है ना, इनपुट सप्लाई इज 3 फेज। इनपुट सप्लाई इज क्या है? आपके पास 3 फेज है, इसलिए आप इसे 3 फेज कन्वर्टर बोल रहे हैं। एंड अनदर नेम इज 3 पल्स कन्वर्टर और M3 कन्वर्टर्स बोल सकते हैं। वंस इफ यू आर मेकिंग अ सर्किट डायग्राम, जब आप इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो हाउ मेनी थायरिस्टर वी आर यूजिंग? तो वी आर यूजिंग द 3 थायरिस्टर। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड थायरिस्टर कितने होंगे? 3 कंट्रोल स्विचेस की रिक्वायरमेंट होगी, या इसे आप 3 स्विचेस भी बोल सकते हैं, है ना। तो SCR की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दिस 3 SCR आर कनेक्टेड। ये जो तीनों SCR कनेक्टेड रहते हैं वो कैसे रहते हैं? कॉमन, राइट, कॉमन कैथोड, है ना, कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशंस मतलब यू नो वेरी वेल अबाउट कि जो सारे कैथोड टर्मिनल है वो किसी एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड है, और ऑल 3 एनोड्स पॉइंट आर कनेक्टेड विद द इंडिविजुअल फेज सप्लाई। एक एक फेज सप्लाई से कनेक्टेड है। तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है? कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन की कैटेगरी में आता है। इसे कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं। तो मैं थ्योरी वाला पोर्शन भी कीवर्ड्स में लिखते चल रहा हूँ, राइट। तो एक तो आपके पास ये पर्टिकुलर पॉइंट है कि कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशंस के केस में ये सर्किट बना हुआ है। और ईच एनोड टर्मिनल, अगर मैं बात करूं तो हर एक टर्मिनल के बारे में, तो ईच एनोड है ना, एनोड, ईच एनोड टर्मिनल, ईच एनोड टर्मिनल, टर्मिनल कनेक्टेड, कनेक्टेड, कनेक्टेड विथ ईच फेस, कनेक्टेड विथ क्या हो रहा है? ईच फेज। तो एक एक फेज से एक एक क्या है आपके पास? एनोड के टर्मिनल कनेक्टेड है। ऑल 3 कैथोड आर कनेक्टेड विल बी शॉर्ट सर्किटेड। और कैथोड और न्यूट्रल पॉइंट के बीच में क्या कनेक्टेड है? तो वी कैन से लोड ना, लोड कनेक्टेड, लोड कनेक्टेड बिटवीन एनोड नहीं, बिटवीन कैथोड
कैथोड एंड न्यूट्रल पॉइंट, किसके बीच में, कैथोड और न्यूट्रल पॉइंट के बीच में आपका लोड कनेक्टेड है, चाहे वो रेजिस्टिव नेचर लोड हो या इंडक्टिव नेचर लोड हो। तो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे लोड लिखा है, और ये लोड किस तरीके से कनेक्टेड होता है हम इसके बारे में भी बाद में बात करते जाएंगे। तो ये तो हमारे मेन पॉइंट हो गए थे, राइट। हमने जस्ट एक ब्रीफिंग के बारे में बात करें, और एज सो इन दी सर्किट डायग्राम, वो सर्किट डायग्राम में दिख रहा है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे कि सपोज अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे पास कि कौन सा थायरिस्टर कब ट्रिगर हो सकता है ना, तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मैं यहाँ से कलर चेंज करता हूँ। तो पॉइंट नंबर 1 में क्या बोलना चाहता हूँ कि जब हमने डायोड की बात करी थी, ऑल 3 डायोड आर कनेक्टेड इन अ कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशंस। तो कोई भी डायोड कब ऑन हो रहा था, जब उसका एनोड पोटेंशियल अपियरिंग दी मैक्सिमम वोल्टेज, है ना। तो मैं यहाँ पे इन शॉर्ट लिखता तो मैं क्या बोल सकता था कि डायोड विल बी ऑन वंस द एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन टू कैथोड वोल्टेज, राइट। किसी एनोड का वोल्टेज अगर कैथोड के वोल्टेज से ग्रेटर देन हो सकता था, तब पॉसिबल हो सकता है कि कोई डायोड ऑन होगा, अदरवाइज हम उस डायोड को ऑन कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमने फंडामेंटल के अंदर इसके 3 डिफरेंट केसेस लिया, है ना। कल के लेक्चर में हमने डायोड 3 को, डायोड 2 को, डायोड 1 को हमने ऑन करके देखा, और उसके बाद इसको वेरीफाई करके देखा कि किसी कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन में वही डायोड ऑन हो सकता है जिसका एनोड वोल्टेज मैक्सिमम है। अब यहाँ पर क्या है, कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन किसका है, ये SCR का कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन है। तो किसी SCR को ऑन करने से पहले मैं ये बात करता हूँ कि अगर मैं किसी SCR को ऑन करना चाहता हूँ तो बिफोर ऑन SCR को मुझे क्या करना पड़ता है, ट्रिगर करना पड़ता है। और SCR को ट्रिगर करना कब पॉसिबल है, किसी SCR को अगर आप ट्रिगर करना चाहते हैं तो इफ, है ना, इफ SCR इज हैविंग, है ना, इफ मैं बोल सकता हूँ कि इफ इट हैज, है ना, इफ इट हैज इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, कब हो जाए, जब वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो, तब जाके क्या बोल सकते हैं कि उस SCR को ट्रिगर कर सकते हैं, राइट। उसको तब गेट पल्स देंगे, तब जाके कोई SCR ऑन होगा। तो दिस पॉइंट इज वेरी वेरी मैंडेट, मतलब बोल सकता हूँ कि इंपॉर्टेंट पॉइंट की कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हो अगर आप किसी SCR के बारे में बात करते। इफ यू वांट टू टर्न ऑन द एनी SCR, है ना, मैं इस लाइन को फिर से रिपीट करता हूँ, इफ यू वांट टू टर्न ऑन एनी SCR, चाहो तो आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ शॉर्ट में लिखता हूँ, है ना। इफ एनी SCR common cathode configuration में any SCR will turn on, है ना, turn on, it must have, है ना, it must have, वो कहाँ होना चाहिए, इसी लाइन को मैं दूसरे वे में, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में होना चाहिए। और SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कब रहता है, वंस एनोड टर्मिनल, है ना, वंस एनोड टर्मिनल इज पॉजिटिव, एनोड टर्मिनल इज पॉजिटिव विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाए, कैथोड टर्मिनल। अगर किसी एनोड टर्मिनल के रिस्पेक्ट में कैथोड टर्मिनल कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, द एनोड टर्मिनल बिकम पॉजिटिव, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाए, कैथोड टर्मिनल। तो वी कैन से कि दिस SCR और दिस थायरिस्टर आर हैविंग इन अ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तो वी विल प्रोवाइड द गेट पल्स दैट SCR विल बी टर्न ऑन, वो SCR क्या हो सकता है, टर्न ऑन हो सकता है। और जब तक आप उस पर कम्यूटेशन सर्किट नहीं लगाएंगे तब तक वो SCR क्या नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, राइट ना। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब आप सोचेंगे कि इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का मकसद क्या है, वो ध्यान से समझते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ना थोड़ी देर के लिए कहाँ लेके जाता हूँ, यहाँ पर व्यू फॉर्म की तरफ लेके चलता हूँ। तो मेरे पास एक एक करके तीनों फेज की व्यू फॉर्म है। दिस इज फेज A व्यू फॉर्म है, दिस इज फेज B व्यू फॉर्म है, और दिस वन इज कॉल्ड एज अ फेज C व्यू फॉर्म है। अगर जैसे मैंने कल आपको बताया था कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा आप ले लीजिए, 12 तक जाने के लिए बोला था। अगर सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ 1 2 और ये 2, इसे 2 बना देता हूँ, लेट आई विल कंसीडर दिस इज अ 2 पॉइंट, मैंने इसे क्या कंसीडर कर दिया कि ये मेरा 2 पॉइंट है।
अगर 2 मतलब 2 बजे हुए, 2 बजे अगर मैं हर किसी का पोटेंशियल वोल्टेज चेक करूँ तो मुझे एक पोटेंशियल वोल्टेज तो ये मिल गया, दिस इज द वन पोटेंशियल वोल्टेज, राइट। तो मैं इसका मैग्नीट्यूड अगर चेक करूँगा तो दिस मैग्नीट्यूड, अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को चेक करना चाहता हूँ तो ये मैग्नीट्यूड मुझे कुछ ऐसा मिल जाएगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड, राइट। ये 0 से अगर आप देखेंगे तो ये मैग्नीट्यूड मिलेगा। इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में, अगर इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं सपोज इस सी फेज के बारे में बात करूं तो ये सी फेज का मैग्नीट्यूड है। अगर सी फेज के रिस्पेक्ट में मैं इसका मैग्नीट्यूड चेक करना चाहूँ तो क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से सी फेज का मुझे वोल्टेज मिलेगा। तो ये सी फेज का मैग्नीट्यूड हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बी फेज। अगर मैं बी फेज के बारे में बात करूं तो बी फेज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पर होगा। अगर बी फेज का मैग्नीट्यूड यहाँ पर मिल रहा है तो मैं अगर इसके रिस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड चेक करूँ तो इसका मैग्नीट्यूड ऐसा मिलेगा। दिस इज माई रेफरेंस लाइन, ये मेरी एक्स एक्सिस है, यही मेरे पास ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रही है, राइट। दिस इज रिप्रेजेंटेड एज अ ओमेगा टी, राइट। तो ये मेरा ओमेगा टी है। अगर ओमेगा टी है तो मतलब ये 0 रेफरेंस की लाइन है, तो यहाँ पर ए फेज का मैग्नीट्यूड इतना है, दिस इज द ए फेज मैग्नीट्यूड, राइट ना। and where is a B phase magnitude, this is B phase magnitude and this one is a जो 0 है वो C phase का मैग्नीट्यूड है। तो मैं अगर सिंपल बात करूँ 2 पे है ना 2 PM के बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं इसे 2 PM नहीं बोल रहा हूँ तो एट ओमेगा टी इज इक्वल टू, मैंने कितने डिग्री की बात कर दिया, 60 डिग्री पे मैं बात कर रहा हूँ, राइट ना। ये सब मैं बाद में इरेज कर दूंगा, ठीक है, अभी समझाने की बात कर रहा हूँ। अगर इस पे देखा जाए तो जो आपके पास ए वोल्टेज है, ए फेज जो है, ए फेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए फेज, जो भी मैग्नीट्यूड है ए फेज का, इट इज ग्रेटर देन ऑफ कौन से फेज से, बी फेज के मैग्नीट्यूड से एंड एज वेल एज सी फेज के मैग्नीट्यूड से वो ज्यादा है। सपोज अब इसी चीज को आप दूसरे तरीके से ऑब्जर्वेशन करके ले लीजिए, और वो ऑब्जर्वेशन आपने क्या किया कि लेट यू विल कंसिडर 180 डिग्री, आपने 180 डिग्री पर यहाँ पर चेक करने की कोशिश करी, आप कहीं पे भी कर सकते हैं रेंडमली। तो इफ यू आर ऑब्जर्विंग तो जो बी फेज है उसका जो वोल्टेज है वो ज्यादा है, और जो ए फेज है उसका मैग्नीट्यूड 0 है, जो सी फेज है उसका मैग्नीट्यूड कितना हो रहा है आपके पास, नेगेटिव में मैग्नीट्यूड आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, द बी फेज मैग्नीट्यूड विल बी ग्रेटर देन एज कंपेयर टू ए फेज मैग्नीट्यूड और एज कंपेयर टू सी फेज मैग्नीट्यूड। तो इट मीन्स क्या होगा कि जिस फेज का मैग्नीट्यूड ज्यादा अपीयर होगा वही SCR फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आएगा। अल्टीमेटली मैं क्या बताना चाह रहा था कि डायोड कब ऑन हो रहा था, इफ डायोड एनोड पोटेंशियल इज मोर देन टू कैथोड पोटेंशियल, दैट डायोड विल बी टर्न ऑन। तो यहाँ पर अगर मैं बोल सकता हूँ कि विच थायरिस्टर और विच SCR वी विल प्रोवाइड द गेट पल्स इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी ऑल ऑफ देम SCR है ना, एनी ऑफ देम की बात कर ले कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एनी फेज वोल्टेजेस इज मैक्सिमम है ना, दैट SCR जो भी आपके पास वो SCR है इट विल हैविंग इन द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अगर जिसका मैग्नीट्यूड कम है तो बट ऑब्वियस है कि वो क्या नहीं रहेगा, उसका एनोड टर्मिनल पॉजिटिव नहीं होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड। अगर मैं सी की बात करूं तो वो नेगेटिव सप्लाई है, नेगेटिव सप्लाई आ रही है किस मूवमेंट पे, 60 डिग्री पे। तो 100% यहाँ पर सी का जो एनोड पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू कैथोड पोटेंशियल। बस यही कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि सारी चीज हो कैसे रही है, राइट ना। तो मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बताना चाहूंगा, फिर उसके बाद मैं आपको फिर से ये सारी चीज इरेज कर दूंगा जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट आप चाहे तो अपने रफ नोटबुक में से याद रखने के लिए लिख सकते हैं ये सारी चीजें। पॉइंट नंबर 1 ये कि हम अगर डायोड को पढ़ना स्टार्ट किया था, जब हमने धीरे धीरे करके ये सारा जब चैप्टर स्टार्ट किया, और ये चैप्टर जब हमने स्टार्ट किया तो चैप्टर में सबसे पहले हमने किसके बारे में बात करा, डायोड सर्किट के बारे में बात किया। तो अगर हमारा डायोड कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशंस में कनेक्टेड था तो उस पर्टिकुलर केस में हमने किसी डायोड को ऑन होने के लिए कोई गेट पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। तब हमने बोला था कि जो उसका एनोड का वोल्टेज है वो उसके कैथोड के वोल्टेज से ज़्यादा होना चाहिए। बट यही कंसेप्ट जब हमारा थायरिस्टर या
SCR के लिए क्या हुआ, SCR के केस में कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशंस हुआ। तो जब SCR कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशंस के केस में हुआ तो मुझे ये चेक करना था कि किसका एनोड का वोल्टेज मैक्सिमम है। अगर 3 SCR है तो तीनों SCR में जिसका भी एनोड का वोल्टेज मैक्सिमम होगा, बट ऑब्वियस है कि उसका कैथोड वोल्टेज मिनिमम होगा, तो वो किस में पहुंच जाएगा, इट विल बी रीचेस इन फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। वो कहाँ चला जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में चला जाएगा। ठीक है, जैसे अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ चुका है, सपोज अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में आ गया, तो अब पॉसिबल है कि उसको अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री पे, या अल्फा इज इक्वल्स टू मैं से 30 डिग्री पे, या अल्फा इज इक्वल्स टू उसको मैं 60 डिग्री पे, या अल्फा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री पे, या एट एनी डिग्री मैं उस SCR को ट्रिगर कर सकता हूँ। तो कंक्लूजन इज दिस कि अगर मैं किसी भी तरीके से जब किसी SCR को ट्रिगर करना चाहता हूं तो वो कब पॉसिबल है, अगर मैं अगर मैं बात करूं कि जो मेरे पास T1 SCR है, तो T1 SCR में 30 डिग्री पर मैक्सिमम फेज वोल्टेज अपीयर होगा। मतलब T1 SCR मैं कब स्टार्ट कर सकता हूँ, एट 30 डिग्री पे स्टार्ट कर सकता हूँ। तो जो भी मेरे को उसको ट्रिगरिंग प्रोवाइड करना है 30 प्लस अल्फा पे ही प्रोवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं सिमिलरली T2 थायरिस्टर की बात करूं तो मैं T2 थायरिस्टर को कब ट्रिगर कर सकता हूं, जब मैं किसके बारे में बात कर लूं, जब उस पर मैं यहाँ पर कब वो बी फेज कब मैक्सिमम हो रहा है 150 डिग्री पे, तो मैं किसी T2 थायरिस्टर को 150 पे वो मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर कर रहा है तो 150 प्लस अल्फा पे कर सकता हूँ। अगर मैं सी फेज की बात करूं तो मतलब T3 थायरिस्टर को मैं कब स्टार्ट कर सकता हूं, मैं 270 प्लस किस पे कर सकता हूं, अल्फा पे कर सकता हूं। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो आपको ये सारी चीजें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, राइट ना। तो अभी ये जितना मैंने सब लिखा ना इसको मैं इरेज करता हूँ 2 मिनट के लिए। क्यों, अभी जो हमारा वर्किंग वाला पार्ट है मैं वहां पर वेवफॉर्म की हेल्प से इसको लिख के दिखाता हूँ कि ये कैसे कैसे हम इसको लिख सकते हैं और कैसे हम इसे अंडरस्टैंड भी करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको जितना डिटेलिंग वे में समझा सकते थे वेवफॉर्म में मैंने वो सारी चीजें डिस्कस किया है। तो मैं अभी 2 को भी इरेज कर देता हूँ, राइट। तो ये वाला पोर्शन तो हमारे पास समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं वर्किंग वाले पोर्शन पे। दिस इज अवर वर्किंग, राइट ना। तो हमारे लिए एक स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इफ एनी SCR टर्न ऑन, तो कंडीशन क्या है, इट मस्ट हैव फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में कब रहेगा, वंस इट अपियरिंग द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द एनोड टर्मिनल। जब वो एनोड टर्मिनल के अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर करेगा तभी उसे आप फायरिंग पल्स दे सकते हैं, राइट ना। तो ये सारे स्टेटमेंट जैसे भी हो, पर आप एक फाइनल स्टेटमेंट लिख सकते हैं यहाँ पर। और फाइनल स्टेटमेंट जो, अगर आपको ये स्टेटमेंट क्या होगा वो बताता हूँ, मैं लिखते चलता हूँ। एनी SCR है ना, एनी SCR ट्रिगर, any SCR triggered if है ना, if it has forward blocking mode and across its voltage maximum, its across voltage is maximum, otherwise not provide gate पल्स और फायरिंग पल्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मतलब जब तक जो मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर नहीं कर पाएगा तब तक आप उस SCR को ट्रिगर नहीं कर सकते, राइट ना। तो 30 डिग्री पे ही आप उसको क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते, अदरवाइज कहीं पर भी उसे ट्रिगर नहीं कर सकते। तो ये टिपिकल मैंने आपको लिखा। अब मैं इसके हिसाब से मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक छोटी सी 3 फेज की वेवफॉर्म को कॉपी कर लेता हूँ। अगर मैं छोटी सी 3 फेज की वेवफॉर्म कॉपी कर लूंगा तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ये चीजें और बेटर मैनर में समझ में आ जाएगी, ताकि मैं वहीं के वहीं आपको
सारी चीज़ें बता पाऊँ। तो देखते हैं, अगर कॉपी हो जाती है तो इट्स गुड, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, कुछ और ऑप्शंस भी ले सकते हैं। चलो ठीक है, एक बार कॉपी करके देखते हैं ना। तो यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ शॉर्ट नोट्स में चलते हैं। 1 मिनट दीजिए, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ, अगर पिक्चर कॉपी हो जाए तो इट्स गुड। यस, राइट ना। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ। फिलहाल मैं इसी के हेल्प से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको, ओहो नहीं होगी वो, ठीक है चलो जान दो। फिर मैं आपको फ्री हैंड अगर बनाते एक बार और ट्राई कर लेते हैं, अगर आ जाए तो अच्छी बात है। यस, चलिए ठीक है, नहीं आ रही तो मैं फिलहाल क्या कहते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। मैं उन सारी चीज़ों को मैं अपने तरीके से यहीं पर शॉर्ट में समझाता हूँ कि कैसे कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास क्या है, 3 फेज की व्यू फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर मैं 3 फेज की फ्री एंड व्यू फॉर्म बनाता हूँ और उसमें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल हो सकती है, तो मेरी ये 3 फेज की व्यू फॉर्म बन जाएगी। जस्ट गिव वन फ्यू मिनट्स, है ना। तो मैं फ्री हैंड बना लेता हूँ। तो ये आपके पास 2 और ये 3 हो गया, ताकि आप सर्किट डायग्राम के साथ वहीं पर वो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे तो आपको एक बार में समझ में आएगा कि हाँ 3 फेज की व्यू फॉर्म बन रही है। लेट आई विल एज्यूम कि ये मेरे पास आर फेज है, तो मैं इसका आर फेज ले लेता हूँ, राइट। दिस इज ए फेज, राइट। मैं इसके बाद बी फेज बनाता हूँ, तो बी फेज 180 डिग्री 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, तो मैंने इसको 120 डिग्री डिस्प्लेस करा दिया, राइट। नेक्स्ट इज माई सी फेज, सी फेज इज प्लस 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होना चाहिए, तो इसको प्लस 120 डिग्री डिस्प्लेस करा देते हैं, है ना। तो प्लस 120 डिग्री डिस्प्लेस करा दिया। इस लाइन को इससे मिला देते हैं और इस लाइन को इससे मिला देते हैं, राइट। तो मैंने फिलहाल फ्री हैंड से बनाने की कोशिश करी कि ये 3 फेज की व्यू फॉर्म कैसे बनेगी। अब हमारे लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है वो ध्यान से समझिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर से लेके यहाँ तक में आपका क्या हो रहा है कि ये ए फेज मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक में बी फेज मैक्सिमम हो रहा है, और यहाँ से यहाँ तक में सी फेज मैक्सिमम हो रहा है। तो अगर मेरा ए फेज, मतलब मैं अपने लैंग्वेज में अगर इस चीज को लिखना चाहूँ तो फेज ए, है ना। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, फेज ए इज मैक्सिमम, फेज ए इज मैक्सिमम। मेरा फेज ए क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है। फ्रॉम कहाँ टू, कहाँ से कहाँ की, तो T1 इज पॉसिबल, तो T1 से एट 30 डिग्री पे हो रहा है, और उसको मैं ट्रिगर कहाँ पे कर सकता हूँ, 30 प्लस अल्फा पे। से कब तक वो मैक्सिमम पे रह रहा है, तब कब इसके बीच में कहीं पर भी कर सकता हूँ, तो वो 150 प्लस अल्फा तक के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, राइट। अगर सपोज मैं फेज बी की बात करूं, तो मैं इसको नीचे व्यू फॉर्म में ले जाकर भी दिखाऊंगा आपको मैं। अगर मैं फेज बी की बात करता हूं, तो अगर मैं किसी फेज बी पर देखता हूं कि फेज बी इज मैक्सिमम, तो फेज बी इज मैक्सिमम मतलब ये फॉरवर्ड बायस में कौन सा T2 थायरिस्टर आएगा, कब आएगा, जब उसके ऊपर 150 प्लस क्या हो जाए, अल्फा हो जाए। और 150 प्लस अल्फा से लेकर वो कहाँ से कहाँ तक चले जाए, 270 प्लस अल्फा तक चले जाए। तो आप देखिए मैं वेवफॉर्म से ये सब लिख रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं सिमिलरली थर्ड फेज की बात कर लूँ, मैं फेज नंबर किसकी बात करूँ, फेज सी की बात करूँ, तो फेज सी इज मैक्सिमम। अगर मुझे फेज सी मैक्सिमम करना है मतलब क्या, T3 की बात कर रहा हूँ। अगर T3 के बारे में बात किया तो मतलब 270 प्लस अल्फा से स्टार्ट करूंगा, और 270 प्लस अल्फा के बाद में 390 प्लस किस पे कर दूंगा, अल्फा के बारे में बात करूंगा। तो ये जो मैंने आपके पास लिखा है ना टिपिकली कि ये कैसे लिख सकते हैं, तो उसका एक और तरीका लिखने का है ना। अब वो एक तरीका क्या है मैं वो आपको बताऊंगा। एक तरीका तो मैंने आपको बता दिया, तो मैं इसके लिए मैं फिर से आपको व्यू फॉर्म पे लेके जाता हूँ। अगर मैंने आपको बोला कि वो मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर करना चाहिए, तो 30 पे T1 ट्रिगर कर सकता है ना। T1 स्टार्ट ट्रिगरिंग एट दी 30 डिग्री,
तो 30 डिग्री पे ये ट्रिगर करेगा अप टू 150 डिग्री पे। अगर मुझे 30 पे ट्रिगर ना करते हुए मैं उसको 35 पे ट्रिगर करना चाहता हूँ, तो मैं अल्फा मतलब बराबर कितना रख सकता हूँ, 5 डिग्री रख सकता हूँ, तो 35 मिल जाएगा। मैं एग्जैक्ट 30 पे ट्रिगर करना चाहता हूँ जब ए फेज का वोल्टेज मैक्सिमम हो रहा है एज कंपेयर टू अनदर फेज, राइट ना। तो ए फेज कब से कब तक मैक्सिमम हो रहा है, 30 से लेके 150 के लिए मैक्सिमम हो रहा है। तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे वो मैक्सिमम हो रहा है उस पे मैं ट्रिगर करना चाहता हूँ, तो अल्फा की वैल्यू 0 रख दूंगा। अब मैं अल्फा बराबर क्या रखना चाहता हूँ, 30 रखना चाहता हूँ, तो मतलब मेरा स्टार्ट कंडक्शन कहाँ होगा, 60 डिग्री पे। डायोड रहता था तो वहीं से हो जाता था। अगर मैंने अल्फा बराबर 60 डिग्री रख दिया तो स्टार्ट कंडक्शन 90 हो जाएगा। अगर अल्फा बराबर मैंने क्या रख दिया, 90 रख दिया, तो 120 से मेरा कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तब तक मेरा कंडक्शन क्या रहेगा, ऑफ पीरियड में रहेगा। तो ए फेज के लिए अगर मैंने जो वहां पर मैथमेटिकल लिखा तो क्या लिख सकता था, मैं 30 से लेके 150 लिख सकता था, पर 30 के साथ मैंने क्या ऐड कर दिया, अल्फा, और 150 के साथ भी अल्फा। अगर इसको जितने डिग्री आगे बढ़ाऊंगा उतने डिग्री ये आगे बढ़ेगा। अब ये क्यों बढ़ेगा उतने डिग्री आगे, मैं उसका दूसरा रीजन आपको बताता हूँ, राइट। सिमिलरली अगर आप सोचेंगे कि T2 के लिए वैसा क्यों लिखा, तो जो T2 के रिस्पेक्ट में बी फेज है वो क्या हो रहा है, 150 से स्टार्ट होके 270 तक जा रहा है, तो मैंने यहाँ 270 तक लिख दिया। देन नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं थ्री फेज की बात करूं तो यहाँ से 270 से स्टार्ट होकर कहाँ हो गया, 390 तक चला गया, तो 390 के लिए मैंने वहां पर लिख दिया। वन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक ये हो गया, 390 और 390 के बाद मैंने जब इसमें 30 ऐड किया तो 420 आ गया। 420 में मैंने जब 30 ऐड किया तो 550 आ गया, 450 आ गया। 450 के बाद जब इसमें ऐड करूंगा तो ये 490 बनेगा, राइट ना। तो ये 490 बनने वाला है, तो यहाँ पर 490 बोल रहा हूँ, 480 बनेगा। और 480 में जब मैं इसको ऐड करूंगा तो ये 510 बचेगा, राइट। और इसमें जब मैं इसमें 30 ऐड करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 530 प्लस ऐड किया तो 540 बनेगा। तो ये थोड़ा सा एक मतलब प्लस ऐड करने में मिस्टेक हो गई, तो इसको आप करेक्ट कर लेना। पर बाकी सारी चीजें रेस्ट ऑफ दी थिंग सेम है। तो हर डायग्राम में ऐसा ही करेक्शंस है, तो उस करेक्शंस को आप थोड़ा ध्यान से करिएगा, राइट ना। तो ये कल मुझे ऋषि ने बताया था कि सर ये थोड़ा सा गलत हो गया करके, तो मैंने उसे करेक्ट कर लिया। अब आपको ये समझ में आ गया कि कौन सा थायरिस्टर कितने डिग्री के लिए ट्रिगर कर सकता है। तो हमें हर एक एंगल पे चेक करना है, तो हमने हर एक एंगल पे चेक करने के लिए ये सारे पॉइंट लिख दिए। तो मैंने सारा कहाँ से सीख रहा हूँ, मैं सारी चीजें लिख रहा हूँ वेव फॉर्म से, सिर्फ वेव फॉर्म को एनालिसिस करते हुए। अगर आप यहाँ से लेकर यहाँ तक की बात करते तो फ्रॉम दी इनपुट सप्लाई वेवफॉर्म, फ्रॉम द इनपुट सप्लाई वेवफॉर्म वी कैन से कि एससीआर विल बी ट्रिगर इफ इट हैज द फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड। अगर वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में है तो उसका एनोड वोल्टेज मैक्सिमम होगा और कैथोड वोल्टेज क्या होगा, मिनिमम होगा। पर किसी एससीआर को ट्रिगर करने की कंडीशंस लिख दिया और कैसे कैसे ट्रिगर हो सकता है मैंने ये लिख दिया। यू नेवर एवर फॉरगेट अबाउट दिस फॉर्मूला, है ना। यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपके लिए क्या होगा, सारी चीजों को बनाकर दे देगा, सब की सब चीजों को। ये जो मैंने आपको लिखा, इसको लिखने का तरीका, अब 0 डिग्री पे क्या होगा, 30 पे क्या होगा, 60 पे क्या होगा, आप यहीं से सारी चीज इवेल्युएट करना स्टार्ट करते जाएंगे। तो ये आपके लिए बहुत बहुत मैंडेटरी है और हर बार मैं इस फॉर्मूले को क्या करूंगा, यूज करने वाला हूँ। बट मैं आप उसको अब एक नया फॉर्मूला और बताता हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी डिवाइस कितनी देर के लिए कंडक्ट कर सकती है। तो कंडक्शन पीरियड कल भी हमने बात किया था, राइट ना। कंडक्शन, अरे ना, कंडक्शन टाइम की बात कर रहा हूं मैं, राइट। अगर किसी डिवाइस का या किसी स्विच का कंडक्शन टाइम निकालना है तो एक जो साइकिल होती है वो कितने डिग्री की होती है, 360 डिग्री की होती है। और जितने स्विचेस आप उसमें कनेक्ट कर देते हैं तो उसका कंडक्शन पीरियड मिल जाता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूं तो 120 डिग्री का कंडक्शंस मिल रहा है। तो इट मींस अगर मैं थोड़ा इसको थोड़ा और मतलब डीपली जाके देखूं, जो T1 थायरिस्टर है वो एग्जैक्टली 120 डिग्री के लिए ट्रिगर कर रहा है और 120 डिग्री के लिए 120 डिग्री तक कंडक्ट कर रहा है। कहीं पर भी किसी भी केस में लेट अल्फा बराबर आपने 0 रख दिया, तो अल्फा बराबर 0 रखने पर 30 से लेके कहां तक कंडक्ट करेगा, 150 डिग्री तक करेगा। इफ यू आर 150 माइनस क्या कर
दीजिए, 30 करिए, तो यू विल बी गेट 120 ही मिलने वाला है। सपोज अगर मैं T2 के बारे में बात करूं तो T2 को अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करके देखता हूँ तो T2 स्टार्ट कंडक्शन कहाँ पे हो रहा है, 150 पे हो रहा है, और यहाँ पे एंड कंडक्शन कहाँ हो रहा है, 270 पे हो रहा है। इफ यू आर सब्ट्रैक्टिंग 270 माइनस 150 तो यू विल बी गेट कितना होगा, 120 डिग्री का ही कंडक्शन मिलेगा। सिमिलरली अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यही कंडक्शन मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में, ये सब वर्किंग के केस का पार्ट है, इनको वर्किंग में ही लिखना है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मैं अगर इनपुट सप्लाई के बारे में बात कर लूँ तो मेरे पास इनपुट सप्लाई क्या है, इनपुट सप्लाई इज अ 3 फेज सप्लाई। तो अगर किसी 3 फेज सप्लाई को मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूँ तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ कि फेज वोल्टेजेस लिखना है, 3 फेज वोल्टेज। तो हम AN फेज वोल्टेज को एज अ रेफरेंस फेज वोल्टेज कंसीडर करें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, VM, और VM के साथ क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। अगर मैं जब BN फेज की बात करता हूँ तो BN फेज AN फेज से कितने डिग्री लैग करता है, 120 डिग्री लैग करता है। तो इट विल बी 120 डिग्री लैग कर रहा है, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा टी माइनस क्या लिख सकता हूँ, 120 डिग्री लिख सकता हूँ, बट इन ब्रैकेट लिख सकता हूँ। अगर सपोज मैं CN फेज की बात करूँ तो CN फेज को मैं क्या बोल सकता हूँ, VM, और VM के साथ क्या लिख सकता हूँ, साइन ओमेगा टी माइनस कितना लिख सकता हूँ, 240 डिग्री लिख सकता हूँ, माइनस 240 डिग्री लिख सकता हूँ। या फिर मैंने इसका दूसरा तरीका भी बताया था आपको कि इस वोल्टेज को अगर आपको इनपुट सप्लाई को लिखना है तो आप VM इंटू साइन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी प्लस कितना लिख सकते हैं, 120 लिख सकते हैं। तो दिस वन इज ऑल्सो राइट, है ना। तो आप इसे भी क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि इस तरीके की आपने सप्लाई दी रखी है। नेक्स्ट पॉइंट, इनपुट सप्लाई कैसी है। अगर हम यहाँ पर कॉमन पॉइंट के बारे में बात करें तो दिस इनपुट सप्लाई इज अ स्टार कनेक्टेड, तो वो पॉइंट हमें यहाँ पे लिखना चाहिए था। तो इनपुट सप्लाई मैंने लिख दिया, बट दिस इनपुट सप्लाई जो भी मेरे पास इनपुट सप्लाई है इट इज कनेक्टेड इन स्टार मैनर। वो किस में कनेक्टेड है, वो स्टार फॉर्म में कनेक्टेड है। अगर स्टार फॉर्म में कनेक्टेड है तो वी कैन से कि हियर जो लाइन वोल्टेज होगा उसका जो भी लाइन वोल्टेज होगा √3 टाइम्स ऑफ क्या मिलेगा, फेज वोल्टेज मिलेगा, और जो लाइन करंट होगा वो क्या मिल जाएगा, फेज करंट मिलेगा। तो हमें ये ऑलरेडी पता है, तो आप ये रिलेशंस के बारे में भी बात कर सकते हैं। अगर सपोज मैं इसका वेक्टर डायग्राम बनाना स्टार्ट करता हूँ, राइट ना, तो एक एडिशनल पार्ट भी बाद में भी हमें काम आने वाला है, ये फंडामेंटल। सपोज मैं इसका वेक्टर डायग्राम बनाता हूँ, तो अगर मैंने इस मैथमेटिकल सप्लाई का वेक्टर डायग्राम बनाया तो वी विल गेट AN फेज, तो ये मेरे पास क्या मिल गया, AN फेज वोल्टेज मिल गया, तो एक फेज वोल्टेज मिल गया। AN से 120 डिग्री पे कौन रहेगा, BN फेज वोल्टेज रहेगा, तो मैंने यहाँ पर क्या बना दिया, दिस इज माय BN फेज वोल्टेज। एंड थर्ड वन, यहाँ से 120 डिग्री पे कौन लैग करेगा, 120 डिग्री पे CN, मतलब थर्ड फेज क्या करेगा, तो यहाँ पर लीड कर जाएगा, इस तरीके से देखा जाए तो, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि सपोज मैंने क्या करा कि इसका अपोजिट फेज बना दिया। अगर मैंने इसका अपोजिट फेज बना दिया तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि इसको क्या बोल सकता हूँ, इसका रिवर्स वेक्टर बनाने से -AN बता सकता हूँ। अगर मैं सपोज इसका अपोजिट बना दूं तो मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मुझे मिल जाएगा -CN मिल जाएगा, राइट। अगर सपोज मैं इसका अपोजिट बना दूं, इस B फेज का अपोजिट बना दूंगा तो मुझे यहाँ क्या मिलेगा, -BN मुझे मिल जाएगा, दिस इज नेगेटिव BN मिल जाएगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये कि ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है। अगर इन दोनों के बीच का एंगल की बात कर रहे थे तो 120 डिग्री का एंगल था, ये कल भी मैं पढ़ूंगा फिर से, ठीक है, पर आज भी पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं इन दोनों के बारे में बात करूं तो ये 60 डिग्री के लिए क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में एंगल हो रहा है। अगर दिस एंगल विल बी 60 डिग्री तो अगर मैं इनका बाय पैरेललोग्राम लॉ लगाकर अगर इनका रिजल्टेंट निकालूं तो रिजल्टेंट वेक्टर मुझे क्या मिलेगा, द वेक्टर सम ऑफ AN वेक्टर प्लस BN वेक्टर। तो इससे जो वोल्टेज मिलेगा तो A प्लस में और B माइनस में, तो इससे जो भी वोल्टेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, AB वोल्टेज मिलेगा। यानी दो फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज मिलता है, उस दो फेज के अक्रॉस जो भी वोल्टेज मिलता है उसे आप क्या बोलते हैं कि इट इज कॉल्ड एज अ लाइन वोल्टेज। तो अगर लाइन वोल्टेज है तो अगर आप इसे देखें तो फेज वोल्टेज से लाइन वोल्टेज क्या हो रहा है, 30 डिग्री लीड कर रहा है। अगर 30 डिग्री लीड कर रहा है तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो आपके पास AN वोल्टेज है ना, दिस AN वोल्टेज
तो ए एन वोल्टेज इज नथिंग एज इट इज कंसिडर एज अ फेज वोल्टेज। तो मैं से क्या बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, एक फेज वोल्टेज है। और जो भी फेज वोल्टेज मेरे पास आ रहा है उसके रिस्पेक्ट में अगर मैं किसी लाइन वोल्टेज के बारे में बात करता हूँ, मतलब ए बी के बारे में बात करता हूँ, राइट, तो ए बी क्या कर रहा है, 30 डिग्री क्या कर रहा है, लीड कर रहा है। तो अगर मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो मतलब क्या हुआ, इन शॉर्ट मुझे मैथमेटिकली लिखना है कि फेज वोल्टेज क्या है। तो फेज वोल्टेज बराबर में क्या लिख सकता हूँ, लाइन वोल्टेज, और यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, 30 डिग्री लिख सकता हूँ। बट दिस लाइन वोल्टेज इन अ मैग्नीट्यूड मैनर, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म में लिखना चाहिए, राइट ना। अगर अपोजिट लिखना है तो अगर आप लाइन वोल्टेज बराबर लिखना चाहते हैं तो लाइन वोल्टेज बराबर आप क्या लिखेंगे, फेज वोल्टेज, और फेज वोल्टेज का आप मैग्नीट्यूड लेंगे और यहाँ पे जो एंगल लीड कर रहा था उससे आप क्या कर देंगे, लैग, क्योंकि आप इधर से चलेंगे तो ये -30 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो ये भी एक मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब कभी स्टार कनेक्टेड सप्लाई होता है तो आप यहाँ से इस तरीके का भी एक रिलेशंस ले सकते हैं। जब इसको थोड़ा सा मतलब रिलेट करेंगे तो लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज ही मिलता है। बट यहाँ वेक्टोरियल टर्म्स में किस तरीके से एडिशन हो सकता है, क्या हो सकता है, वो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ। अब मैं आपको ना पहले क्या करता हूँ, ये पूरा का पूरा 3 फेज हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर विथ आर लोड और विथ आर एल लोड। अब आर लोड और आर एल लोड जब तक मैं सारी चीज़ें बोलते जा रहा हूँ कॉमन है तो ये दोनों लोड के लिए कॉमन है। जैसे ही आर एल लोड के लिए जो लाइन डिफरेंट होगी मैं बस उसके लिए 2 लाइन लिखा दूंगा, आर एल लोड ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगा, राइट ना। तो अभी आप फोकस करके चलेंगे कि आर लोड के बारे में बात कर रहे हैं और मैक्सिमम आर लोड के ऊपर ही क्वेश्चंस आता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ फुल्ली कंट्रोल्ड कन्वर्टर, बिकॉज हियर वी आर यूजिंग द कंट्रोल स्विचेस फॉर मेकिंग अ इलेक्ट्रिकल सर्किट और कंट्रोल सर्किट, राइट ना, कंट्रोलर बनाने के लिए, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फुल्ली कंट्रोल्ड सर्किट बोलते हैं। इट इज कॉल्ड एज अ हाफ कंट्रोल बिकॉज द सप्लाई आउटपुट फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स ऑफ द सप्लाई फ्रीक्वेंसी, और अनदर वे वी कैन से कि वी आर गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज इन हाफ वेव, ना कि फुल वेव में मुझे मिल रही है। मतलब एक इनपुट की एक साइकिल के आधी साइकिल में मुझे आउटपुट मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ हाफ वेव अगर आप लिखना चाहे तो। हियर वी आर यूजिंग द 3 फेज एसी सप्लाई इनपुट एज अ 3 फेज एसी सप्लाई, एंड दिस 3 फेज एसी सप्लाई कन्वर्टेड इनटू डीसी सप्लाई, और दैट डीसी सप्लाई इज अ आउटपुट सप्लाई, एंड आउटपुट सप्लाई विल बी वेरिएबल नेचर इफ यू आर चेंजिंग द फायरिंग एंगल। अल्फा को अगर आप चेंज करेंगे तो वो आउटपुट वोल्टेज चेंज मिल जाएगा। हाउ मेनी स्विचेस वी आर यूजिंग हियर, तो we are using the 3 switches, and that switches are called as a SCR, and these switches are having a common cathode configurations, है ना, common cathode configurations में, and each anode terminal has ईच सिंगल फेज सप्लाई, मतलब एक एक सप्लाई एक एक फेज के रिस्पेक्ट में लगी हुई है, एंड द लोड आर कनेक्टेड बिटवीन दी कैथोड टू न्यूट्रल पॉइंट। लोड कहाँ पे कनेक्टेड है, कैथोड टू न्यूट्रल पॉइंट में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट एस, और इसके बाद आप क्या लिख देंगे कि एस सोन इन द फिगर। तो ये सारी चीजें आप क्या बता सकते हैं कि ये सब सर्किट डायग्राम के अंदर आपको दिख रही है, आप ये सारी बातें बता सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस कि मतलब कौन से एससीआर को आप ट्रिगर करना चाहते हैं, विच थायरिस्टर विल बी ट्रिगर if the thyristor are appearing the maximum anode voltage, that the thyristor will be trigger, otherwise we cannot trigger the thyristor, है ना, उस केस में हम thyristor को ट्रिगर नहीं कर सकते। फ्रॉम द ऑब्जर्विंग ऑफ द इनपुट सप्लाई, जैसे ही हमने इनपुट सप्लाई को ऑब्जर्व किया तो वी विल गेट द फेज ए आर अपेयरिंग मैक्सिमम वोल्टेज फ्रॉम 30 प्लस अल्फा टू 150 प्लस अल्फा, एंड सिमिलरली फेज बी विल बी अपेयरिंग मैक्सिमम वोल्टेज एनोड वोल्टेज 150 to 270, and similarly T3 will appear maximum phase voltage from 270 alpha plus 390 plus alpha, ठीक है। The conduction time period of each switches will be 360 divided 3, और 360 मतलब 1 cycle upon number of switches are used, तो 3 switches are used और 1 cycle मतलब 360, तो you will be get 120 degree, right? This is more than enough है, but if you are interested to written another things, है ना, तो input supply mathematical form में, and ऑल्सो यू कैन एक्सप्लेन अबाउट द वेक्टर डायग्राम। तो ये जो मैंने वेक्टर डायग्राम बनाया तो आप बता सकते हैं कि द रिलेशन बिटवीन लाइन एंड फेज वोल्टेज इज 30 डिग्री लीडिंग नेचर और लैगिंग नेचर होता है। इफ यूर मतलब लाइन फेज वोल्टेज बराबर लिख रहे हैं या लाइन वोल्टेज बराबर लिखते हैं तो आप वेक्टर डायग्राम भी एक यहाँ पर बना सकते हैं। इट इज मोर देन इनफ फॉर द रिलेटेड ऑफ द सर्किट डायग्राम और वर्किंग से रिलेटेड कंसेप्ट है। बट अब आप इसको अलग अलग क्वेश्चन में क्या होता है
कभी कभी क्वेश्चन कैसे फ्रेम होता है एग्जाम में मैं आपको बताता हूँ। ऐसा आता है, एक्सप्लेन दी हाफ थ्री फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर, एक्सप्लेन थ्री फेस हाफ वेव कंट्रोल्ड कन्वर्टर एट अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, है ना। तो अभी तक जितने मैंने पॉइंट्स लिखे थे इस बेसिस पे आप पूरे पॉइंट एज इट इज लिख सकते हैं, चाहे वो 0 डिग्री के लिए हो, अल्फा डिग्री 30 डिग्री के लिए हो, 60 डिग्री के लिए, 90 डिग्री के लिए, एक्स वाई डिग्री के लिए हो, आप ये सारे पॉइंट लिख सकते हैं कॉमनली। इफ आर लोड है तो भी आप ऐसे ही लिख सकते हैं, आर एल लोड है तो भी आप ऐसे ही लिखेंगे। जस्ट अब एक एक मैं डिग्री बदलना स्टार्ट करता हूँ। अगर मैं यहाँ पर एक एक डिग्री बदलना स्टार्ट करता हूँ तो लेट आई विल एज्यूम अल्फा बराबर 0 डिग्री, है ना। जैसे ही मैंने अल्फा बराबर 0 डिग्री पे ट्रिगर किया तो लेट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मैं अल्फा मतलब जो SCR को ट्रिगर करना चाहता हूँ वो 0 डिग्री पे ट्रिगर करना चाहता हूँ और मैं उसकी आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म बनाना चाहता हूँ। तो रेस्ट ऑफ द वर्किंग आर एज इट इज, नो चेंज, है ना, वहां पे कोई चेंज नहीं होगा। तो फ्रॉम द जनरलाइज वे, है ना, तो फ्रॉम द जनरलाइज वे वी नो दैट अबाउट द T1 थायरिस्टर, इट मीन्स क्या, T1 थायरिस्टर मीन्स 30 प्लस क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा लिख सकते हैं। 2 कहाँ तक लिख सकते हैं, 150 प्लस क्या लिख सकते हैं, 150 प्लस अल्फा लिख सकते हैं। सिंस अल्फा इज इक्वल्स टू 0 है तो इनडायरेक्टली मैं इसे क्या बोल सकता हूँ कि द T1 थायरिस्टर स्टार्ट कंडक्शन फ्रॉम 30 डिग्री टू 150 डिग्री, ये 30 से लेके 150 डिग्री तक ये क्या करेगा, कंडक्शन करके देगा। सिमिलरली अगर मैं T2 थायरिस्टर के बारे में बात करूं तो T2 थायरिस्टर के लिए मेरे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या है, T2 स्टार्ट कंडक्शन फ्रॉम 150 डिग्री प्लस अल्फा से लेकर कहां से कहां तक चलता है, 270 प्लस अल्फा तक चलता है। तो मैंने यहाँ 270 प्लस अल्फा लिख दिया। बट द नेक्स्ट पॉइंट इज हियर वी आर कंसिडरिंग द अल्फा इज 0 डिग्री, तो कंडक्शन इज फ्रॉम 150 से लेकर कहां तक जाएगा, 270 डिग्री तक चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं, सपोज मैं T3 थायरिस्टर के बारे में बात करूं तो T3 थायरिस्टर के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। तो सपोज T3 थायरिस्टर, तो T3 थायरिस्टर स्टार्ट कंडक्शन है 270 प्लस अल्फा और 270 प्लस अल्फा से लेकर कहाँ जाता है, 390 प्लस कहाँ तक जाता है, अल्फा पे। लेट हियर वी आर एज्यूमिंग अल्फा इज 0, तो मतलब क्या मिलेगा, 270 प्लस 270 से लेकर कहाँ मिलेगा, 390 डिग्री तक के लिए आपको वो कंडक्शन मिलना स्टार्ट होगा, राइट। ये तो आपको कंडक्शंस के बारे में समझ में आ गया कि हाँ इस तरीके से ये कंडक्ट करेगा। बट जब T1 कंडक्ट करेगा, जब T1 मतलब T1 इस ड्यूरेशन के लिए T1 क्या होगा, ऑन होगा। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन की बात करूंगा तो यहाँ पर T1 ऑन होगा और रिमेनिंग, सॉरी नो लिख दिया मैंने, है ना। तो अगर मैं सपोज इसकी बात करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, ऑन होगा और रिमेनिंग ड्यूरेशन के लिए T2 और T3 क्या होंगे, ऑफ होंगे। अगर मैं इतने ड्यूरेशन की बात करूं तो यहाँ पे T2 ऑन होगा। अगर मैं इतने ड्यूरेशन की बात करूं तो यहाँ पे कौन होगा, T3 जो होगा थायरिस्टर वो क्या होगा, ऑन होगा। तो मैं पहले क्या करता हूँ ना, आपको ऑन तो करवा के दिखाऊंगा मैं मैथमेटिकली, बट यहाँ पर क्या करता हूँ, एरो बना देता हूँ। तो मुझे कहाँ से कहाँ तक T1 कंडक्ट कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक T1 कंडक्ट कर रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, ये T1 का ब्लॉक बना दिया, दिस इज माय T1 ब्लॉक, राइट। T2 कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट कर रहा है, T2 स्टार्ट कंडक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट टू अप टू दिस पॉइंट। तो यहाँ पर कौन कंडक्ट कर रहा है, T2 कंडक्ट कर रहा है, तो मैंने T2 लिख दिया, राइट। अगर मैं नेक्स्ट की बात करूँ तो यहाँ से कौन कंडक्ट हो रहा है, T3 कंडक्ट कर रहा है, तो दिस विल बी T3 कंडक्ट हो रहा है। कब से कब तक, यहाँ से यहाँ तक। आफ्टर T3 विच थायरिस्टर विल बी कंडक्ट, तो आफ्टर T3 अगेन T1 विल बी कंडक्ट। तो T1 फिर से कितना होगा, 120, तो 30 प्लस 30 प्लस 30 मतलब यहाँ तक फिर से क्या हो जाएगा, T1 कंडक्ट कर जाएगा, राइट। फिर T1 के बाद फिर से नेक्स्ट साइकिल में कौन आएगा, नेक्स्ट साइकिल विल बी T2 की साइकिल आएगी, तो दिस इज T2 साइकिल आने वाला है। पर ये 0 से 30 में कौन आया, अगर मुझे 0 से 30 में कौन आया वो देखना है तो उसको देखने का सबसे इजी तरीका समझाता हूँ। हमारे पास क्या है, 360 है, राइट, दिस इज 360। तो 360 पे एक साइकिल मेरी कंप्लीट हो गई। तो 360 से 90 के बीच में जो भी थायरिस्टर कंडक्ट कर रहा है वो थायरिस्टर 0 से 30 के बीच में कंडक्ट करेगा, तो वहां पे T3 थायरिस्टर है। बट ऑब्वियसली T3 यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर कर रहा है, तो वी कैन से कि हियर विच थायरिस्टर विल बी ऑन, विच थायरिस्टर विल बी ऑन, तो वी कैन से इधर T3 थायरिस्टर क्या हो जाएगा, आपके ऑन स्टेट कंडीशन में चला जाएगा,
तो सिमिलरली आपको ये तो समझ में आ गया कि एक एक ब्लॉक में कौन कौन से थायरिस्टर बने, तो मैंने ये सारे थायरिस्टर को क्या कर दिया, उन ब्लॉक में रिप्रेजेंट कर दिया हूँ। और ये कैसे किया, वो जो फॉर्मूला लिखा था उसके बेस पे किया। बट मुझे ये जानना है कि इसके रिस्पेक्ट में मेरा सर्किट कैसा बनेगा। अगर मैं सर्किट बनाऊं या ना बनाऊं तो भी मेरा काम हो जाएगा, पर पहले मैं आपको सर्किट बना के दिखाना चाहता हूँ। सर्किट बनाने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस में आपको क्या समझाऊंगा, नेक्स्ट प्रोसेस में समझाऊंगा कि वो किस तरीके से होने वाला है। T3 यहाँ कैसे आया, 360 के बाद जो है वो यहाँ पर आएगा। तो जितने भी खाली ब्लॉक होंगे 360 के बाद वाले वो यहाँ पर आते जाएंगे, राइट। तो यहाँ आउटपुट की वोल्टेज वेवफॉर्म बनाएंगे और यहाँ करंट की वेवफॉर्म बनाएंगे। और यहाँ पर हमने क्या बता दिया, विच स्विच विल बी ऑन, है ना, कौन सा स्विच ऑन है और कौन से स्विच ऑफ है उस ड्यूरेशन में। अगर मैं इतनी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे T2 और T3 ऑफ है, यहाँ पे T1 और T3 ऑफ है, यहाँ पे T2 और T1 ऑफ है, यहाँ पे T3 और T2 ऑफ है, राइट। ऐसे करके हम बोल सकते हैं कि ये ऑफ है। ये तो मैंने नॉर्मल पॉइंट के बारे में बात कर दी है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सर्किट, है ना। तो कहीं ना कहीं छोटा सर्किट मुझे चाहिए रहेगा, वो छोटा सर्किट कहीं दिख नहीं रहा है, बनाया हुआ है क्या नहीं। चलो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो अगर सपोज मैं सर्किट कॉपी करना चाहता हूँ तो लेट आई विल कंसिडर दिस सर्किट डायग्राम। तो मैंने इस सर्किट को कॉपी किया। कॉपी करने के बाद जहां पर जीरो फेज था मैं उसके बारे में बात कर लेता हूँ, राइट। तो इसको मैं 3 बार भी बनाऊंगा। चाहता तो मैं इसके नीचे ही बना लेता तो और बेटर हो जाता, बट ठीक है मैंने पहले लिख दिया इसलिए मैं उसको नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं अभी इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे करना पड़ेगा। यस, राइट। तो मैंने इसको थोड़ा छोटा बना लिया क्योंकि इसको कीप रिपीटिंग करना पड़ेगा, राइट ना। तो हम एक एक करके इसको करेंगे। तो हमारे कलर कोड के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो T1 मतलब क्या कर रखा है, ओहो सॉरी, राइट, अब ठीक रहेगा। अगर मैं सपोज यहाँ पर बात करूँ T1 के बारे में बात करूँ तो T1 मतलब A फेज से रिलेटेड है तो इसको रेड कर दिया। T2 मतलब क्या है, B फेज है तो इसको ब्लू कलर दे दिया। और T3 मतलब क्या है, C फेज है तो मैंने इसको ये दे दिया। चाहो तो आप यहाँ पर A, B और C भी लिख सकते हैं। बट नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, तो यहाँ लोड को मुझे इससे कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ लोड को इससे कनेक्ट कर दिया। अब मैं T1 को ऑन कर रहा हूँ, सपोज T1 विल बी ऑन। तो अगर मेरे उस ड्यूरेशन में T1 ऑन है मतलब क्या है, दिस T2 विल बी ऑफ स्टेट कंडीशन और दिस विल बी ऑफ स्टेट कंडीशंस, राइट। और दिस T1 विल बी ऑन स्टेट कंडीशंस, राइट ना। तो उसके पहले एक और काम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले फिर से कॉपी करके रख लेते हैं क्योंकि हमें कई बार कॉपी करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉरी, कंट्रोल Z, यस, राइट। तो अगर मैं 1 बाय 1 बात करूं तो कुछ चीजें ये हुई। तो अगर मैं इस तरीके से सोच रहा हूं तो मुझे 1 बाय 1 सारी चीजों के बारे में बात करते हैं कि क्या हो सकता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं इस पर्टिकुलर केस में, तो इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है कि ये वाला ऑफ है और ये वाला भी क्या है, ऑफ है। ये दोनों तो क्या हो गए, T1 और T2 क्या हो गए, ऑफ हो गए। और ये T1 क्या हो गया, ऑन हो गया। मैं किससे, फर्स्ट वाले केस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो फर्स्ट वाले केस में मेरा सर्किट डायग्राम ऐसा बन गया। तो अल्टीमेटली करंट क्या हुआ, करंट स्टार्ट फ्लोइंग ए फेज से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, राइट। सर्किट के अंदर ए फेज से करंट स्टार्ट हुआ, ए से यहाँ गया, यहाँ से लोड में गया और लोड से न्यूट्रल में गया और ए फेज के न्यूट्रल से फिर कनेक्ट कर दिया और सर्किट में ऐसा करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहा, राइट। तो दिस इज द वे टू फ्लो द करंट, है ना। इस तरीके से आपका करंट क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, ये तो ओपन है और ये तो ओपन है, तो उतने ड्यूरेशन के लिए करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो भी आपके पास लोड वोल्टेज आया, दैट लोड वोल्टेज इज फॉलो एज अ विच वोल्टेज, ए सोर्स के AN वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। और कब से कब तक के लिए फॉलो कर रहा है, फ्रॉम 30 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक फॉलो कर रहा है। आफ्टर 150 डिग्री द T1 एनोड वोल्टेज विल बी लेस एज कंपेयर टू कैथोड वोल्टेज। तो कम्यूटेशन विल बी अप्लाई अक्रॉस दी T1 थायरिस्टर एंड T2 थायरिस्टर के अक्रॉस फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड आ जाएगा। तो T2 थायरिस्टर विल बी कंडक्ट, राइट ना। तो T2 थायरिस्टर कहां पर क्या हो जाएगा, कंडक्शन वाले मोड में आ जाएगा। अगर कंडक्शन वाले मोड में आया तो मैं अब सपोज इसके बारे में भी बात कर लेता हूं। तो अगर मैंने सपोज इसके बारे में बात किया तो मुझे यहाँ पर सिंपल क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो इस ड्यूरेशन में क्या होने वाला है, अगेन दिस A फेज विल बी ऑफ, दिस B फेज विल बी ऑन, दिस C फेज विल बी ऑफ, राइट ना। अगर ऐसा केस हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास शॉर्ट सर्किट हो जाएगा।
एंड स्टार्ट करंट फ्लोइंग, तो करंट कैसे होगा, बी से लेके लोड पे जाएगा, लोड से लेके न्यूट्रल पे, और न्यूट्रल से फिर कहाँ चला जाएगा, बी पे चले जाएगा। तो अगर मैं इस मूवमेंट पे ये चेक करना चाहता हूँ कि आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, तो आउटपुट वोल्टेज फॉलो दी बी एन वोल्टेज। और ये बी एन वोल्टेज को कब से कब तक फॉलो करेगा, इट विल बी फॉलो, मतलब ये कहाँ से कहाँ तक फॉलो करेगा, जब इसका 150 से कंडक्शन स्टार्ट हुआ तो 150 से स्टार्ट करेगा फॉलो करना अप टू 270 डिग्री तक ये फॉलो करते रहेगा। राइट, मैं तीसरे वाले केस के बारे में भी बात कर लेता हूँ, द थर्ड केस है ना। तो अगर मैंने थर्ड केस किया तो थर्ड केस में थोड़ा और छोटा सर्किट बना लेते हैं। राइट, तो थर्ड केस मतलब क्या हो गया कि जो आपके पास ए थायरिस्टर है, जो बी थायरिस्टर है, मतलब दोनों जो स्विचेस है वो ऑफ है, और तीसरा वाला स्विच क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो मैंने वेवफॉर्म के कलर के हिसाब से ये सारी चीज़ें बना रखी है। तो अगर मैं यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज को ऑब्जर्व करूंगा तो दिस आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा, सी एन आउटपुट वोल्टेज मिलेगा। और सी एन आउटपुट वोल्टेज कब से कब तक मिलेगा, 270 से स्टार्ट होके 390 के बाद तक मिलेगा। आफ्टर सी एन क्या होगा, फिर से ए चालू होगा, फिर से बी होगा, फिर से सी होगा, तो इट विल बी कीप रिपीटिंग, ये प्रोसेस क्या होगी, कीप रिपीटिंग। तो इट इज योर चॉइस टू मेक अ सर्किट डायग्राम, अदरवाइज यू कैन स्किप दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। अगर आप चाहें तो सर्किट डायग्राम बना सकते हैं, और ना चाहे तो ना बनाइए। तो भी मैंने आपको वेवफॉर्म के लॉजिक के हिसाब से वेवफॉर्म में यहाँ पर लिख के भी बता दिया है कि कौन सा स्विच ऑन है, कौन सा स्विच ऑफ है। बट अगर ऐसा है तो मुझे आउटपुट वोल्टेज बनाना है। तो आउटपुट वोल्टेज बनाने के लिए मैंने आपको क्या पॉइंट बोला, उस पॉइंट को ध्यान से देखिए कि ये किसको फॉलो कर रहा है, आउटपुट वोल्टेज 30 से लेके 150 डिग्री तक के लिए इस वोल्टेज को फॉलो कर रहा है। तो वी विल ड्रॉ दिस वोल्टेज। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा कि यहाँ कहीं पर एक पॉइंट बना दूंगा, 1 2 3 और ये 4, उसका एंड पॉइंट ये बना दूंगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं क्या कर देता हूँ, आउटपुट वोल्टेज बना दूंगा। दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज, है ना। जैसे ही अगर मेरा बी फेज अपीयर होगा तो मैं बी फेज के लिए आउटपुट वोल्टेज बना दूंगा। तो बी फेज आउटपुट वोल्टेज भी लाइक हियर, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, बी फेज का आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा। तो और हमने वो मैथमेटिकली भी लिख रखा है वहाँ पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी सी फेज वोल्टेज। तो सी फेज वोल्टेज यहाँ से ऐसे जाकर ऐसे जाकर ये यहाँ तक सी फेज वोल्टेज हो जाएगा। देन सी के बाद कौन आएगा, सी के बाद अगेन ए फेज वोल्टेज आएगा। तो मैं यहाँ से लेके तो ए बनाऊंगा। ए के बाद कौन आएगा, अगेन इट विल बी बी, तो यहाँ बी आ गया। बट मुझे यहाँ पे खाली वाले स्पेस पे देखना है, तो 360 फिर से कंप्लीट हुआ, और 360 से 390 में ये वाली वेव फॉर्म है, और यही वेव फॉर्म यहाँ पर आ जाएगी। तो दिस वेव फॉर्म विल बी हियर। राइट, ये बन गया क्या, ये बन गई आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म एट आर लोड। कितने लोड, कौन से लोड पे बनी, इफ लोड इज आर। ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म ही हो गया है, अपने को फिर आउटपुट वोल्टेज बनाना है तो वो लास्ट में डिराइव करेंगे। तो लोड कौन सा है, आर लोड, और हमारे पास ट्रिगरिंग एंगल कितना लिया आपने, अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री लिया। तो अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए बन गया। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू मेक अ करंट वेवफॉर्म। द करंट वेवफॉर्म बिकॉज नेचर ऑफ लोड इज रेजिस्टिव, तो इस वजह से जो आपकी करंट की वेवफॉर्म होगी इट विल बी सेम। तो करंट की वेवफॉर्म क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी, कोई चेंजेस नहीं होगा करंट की वेवफॉर्म में। नो चेंज विल बी करंट वेवफॉर्म। तो आप, मैं यहाँ पे थोड़ा फ्री हैंडली बना देता हूँ। तो सपोज अगर मैं इस वेवफॉर्म को बनाऊंगा तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा। देन मैं कलर कोडिंग यूज नहीं कर रहा हूँ और डायरेक्टली यहाँ पे बना रहा हूँ। तो ये इसको फॉलो करते हुए कोई एक्सपोनेंशियली राइजिंग डिकेइंग वाला कंसेप्ट नहीं होगा। उसका रीजन मैंने आपको सिंपली बताया, क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि जो लोड है आपके पास रजिस्टिव लोड है, तो रजिस्टिव लोड होने की वजह से यहाँ पे करंट और क्या रहेंगे, रेजिस्टेंस, करंट और जो वोल्टेज रहेंगे वो सेम रहेंगे, अल्फा बराबर 0 पे। तो ये करंट की वेवफॉर्म बन गई। बट मन में एक क्वेश्चन ये आ जाए कि सपोज दिस लोड विल बी आर एल लोड, है ना। तो यहाँ पर मैं बात कर देता हूँ अब लोड के बारे में। लोड क्या लगा दिया, आर एल लोड लगा दिया, और ट्रिगरिंग आपने अल्फा बराबर 0 पे कर दिया। राइट, करंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर करंट के बारे में बात करूंगा तो करंट की वेवफॉर्म आर एल लोड के केस में चेंज हो जाएगी, अल्फा बराबर किसके केस में, 0 के केस में बात कर रहा हूँ। तो वोल्टेज वेवफॉर्म डज नॉट चेंज, है ना। तो जो आउटपुट वोल्टेज है ये क्या रहेगा, आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म डज नॉट चेंज। तो ये वेवफॉर्म क्या है, नॉट चेंज है। राइट, ये नॉट चेंज क्यों है मैं आपको समझाता हूँ अब। अगर सपोज कोई सर्किट है, तो अगर जैसे चलो वो सर्किट पे लेके चलते हैं आपको। राइट, अगर आप सर्किट को बहुत ध्यान से देखें तो सपोज यहाँ पर यहाँ से करंट गया और यहाँ पे इंडक्टिव नेचर ऑफ लोड था, तो इंडक्टर को क्या होना चाहिए था, चार्ज होना चाहिए था। अगर इंडक्टर चार्ज हुआ है तो उसको क्या होना चाहिए, डिस्चार्ज होना चाहिए। कब, जब
T2 थायरिस्टर ऑन होगा, पर डिस्चार्जिंग के लिए तो कोई पाथ ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसी के जिस मूवमेंट पे आप उसको डिस्चार्ज करना चाहते थे उसी मूवमेंट पे तो कौन ऑन हो गया, 2 वाला थायरिस्टर, और फिर इंडक्टर चार्ज हो गया। मतलब क्या कि अगर अल्फा बराबर 0 है और कभी भी आपको आउटपुट की वोल्टेज वेवफॉर्म में क्या मिल गया, कंटिन्यूअस कंडक्शन मिल गया। ये कौन सी वेवफॉर्म मिल रही है, कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड आउटपुट वेवफॉर्म मिल रही है। अगर कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड आउटपुट वेवफॉर्म मिल रही है तो आरएल लोड पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली RL node does not possible if you are getting the output voltage waveform in continuous conduction mode. I will repeat this sentence again. If you are getting the output voltage in continuous conduction mode, practically RL load is not possible. राइट तो वहां पे RL लोड पॉसिबल नहीं है। इफ यू आर कनेक्टिंग द RL लोड वी कैन से द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म लुक लाइक अ R लोड, जैसी R लोड में रहती है वैसी ही रहेगी। बट we can change one thing, that is a current waveform. तो जो करंट की वेवफॉर्म होगा तो वी आर मेकिंग अ वन कांस्टेंट लाइन लाइक, तो उसमें यहाँ पर आप एक कांस्टेंट लाइन बना दीजिएगा और एज्यूम कर लीजिएगा कि यहाँ पर जो इंडक्टर है वो हैवीली इंडक्टिव लोड है। पहले ये क्या होता था, 15 पैटर्न में क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते थे, बट 19 पैटर्न में करंट के बारे में कोई बात नहीं की, पर मैं आपको एक आइडिया जरूर देखते चल रहा हूँ, क्योंकि 2 लाइन बस बोलना है एक्स्ट्रा, बाकी सारा रेस्ट ऑफ द कंसेप्ट सेम है। तो ये कब है, जब हमारे पास RL लोड है, क्योंकि किसी RL लोड में करंट और वोल्टेज की वेवफॉर्म सेम नहीं होगी। अदरवाइज आपको इसको लैगिंग नेचर दिखाना पड़ेगा और राइजिंग और डिकेइंग दिखाना पड़ेगा, और राइजिंग और डिकेइंग दिखने का यहाँ पे कोई ऑप्शंस नहीं है। राइट, रिमेंबर सिंपल पॉइंट, ये पॉइंट से आप क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। तो अगर एक पार्ट मैंने यहाँ पे ओवर कर दिया, इसका आउटपुट वोल्टेज मुझे अभी ड्रॉ करना है, तो मैं इसका आउटपुट वोल्टेज भी आपको बना के बताऊंगा कि इसका आउटपुट वोल्टेज कैसे होता है। नाउ वी विल मूव कि नाउ आई विल चेंज द ट्रिगरिंग एट अल्फा बराबर 30 डिग्री, है ना। तो मैं अल्फा की वैल्यू कितने डिग्री की बात कर रहा हूँ, मैं 30 डिग्री के बारे में बात करता हूँ। तो लेट आई विल एज्यूम 30 डिग्री। तो T1 थायरिस्टर, तो T1 थायरिस्टर स्टार्ट अल्फा प्लस 30 प्लस 150 डिग्री। तो अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो ये कहाँ से कहाँ तक कंडक्ट करेगा, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख देता हूँ, 60 से लेकर कहाँ तक कंडक्ट करेगा, 180 डिग्री तक कंडक्ट कर देगा। 60 से लेकर 180 तक में T1 थायरिस्टर होगा। अगर T1 थायरिस्टर होगा तो इस मोमेंट पे अगर मैं सर्किट को कॉपी कर लूँ, है ना, तो अगर मैं सर्किट को कॉपी करूंगा तो इस सर्किट को, चलो मैं इसको कॉपी ना करते हुए, इससे बेटर है कि मैं दूसरी चीज कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, तो और इजी हो जाएगा। तो मैं 1 मिनट दीजिएगा मुझे, बस यहाँ पर आ गया। राइट, तो ये तीनों को मैं एक साथ ही कॉपी कर लूंगा, तो ताकि आपका काम क्या हो जाएगा, नीचे पूरा एक साथ में ही हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे एक एक करके इसको कलर से ही दिखाते जाऊंगा। तो यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं इसको और इसको यहीं पेस्ट कर देते हैं। राइट, तो ये बाद में आपके काम भी आ जाएगा, तो इसको उसी लाइन लेंथ में मिला देते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके लिए भी पेस्ट कर देते, क्योंकि सेम लगने वाला है, कुछ चीज़ें हमें इरेज करनी पड़ेगी बस। राइट, तो ये हो गया। अगर मेरे को इसकी बात करना है तो इसके लिए भी लगेगा यही चीज़, है ना, 80% सर्किट सेम बनने वाला है, ठीक है। तो 80% क्या 90% सर्किट सेम रहेगा, तो कुछ चीज़ छोटी कर लेते बस, डन। तो ये तो हमने कर लिया, राइट ना। अगर जैसे ही हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करी तो मैं यहाँ पे 1 बाय 1 लेके आता हूँ। तो अगर मैंने T1 थायरिस्टर के बारे में यहाँ बात किया है, T1 थायरिस्टर, तो T1 थायरिस्टर कंडक्ट कुछ इस तरीके से करेगा। सपोज मैं T2 के बारे में बात करूँ तो T2 के लिए क्या 150 प्लस अल्फा है, से लेके क्या है 270 प्लस 30, तो 30 अगर इसमें ऐड कर दोगे अल्फा की जगह तो यू विल बी गेट 180 डिग्री से कंडक्शन स्टार्ट होगा और अप टू कितना जाएगा, 300 तक जाएगा। अगर मैं T3 के बारे में बात करूँ तो T3 के लिए कैसा होगा, T3 के लिए मेरे पास पॉसिबल कितना हो जाएगा, यहाँ पे 270, मतलब वो 300 से स्टार्ट करेगा कंडक्शन और कब से कब तक जाएगा, 300 से लेके 420 तक जाएगा। दिस विल बी 420, राइट। तो T3 को हमको ब्लैक कलर से ही लिखना है, तो हम ब्लैक कलर से ही लिख देते ताकि आपको बाद में कलर कोड भी अगर आप से भी रिलेट करके पढ़ना चाहे तो आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो मैंने बहुत ध्यान रखा है, कहीं कहीं मिस हो गया होगा मेरा कलर कोड, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करना, राइट। तो 300 से लेकर ये कहाँ चला जाएगा, 420 तक चला जाएगा। तो ये तो इनके कंडक्शन पीरियड्स है। अगर ऐसे कंडक्शन टाइम पीरियड्स है तो मैं अगर यहाँ पर देखूँ, राइट ना, तो यहाँ पर क्या चेंज होने वाला है, यहाँ पर रेस्ट ऑफ द थिंग एज इट इज, यहाँ पे 30 से लेके 150 की जगह क्या कर दूंगा मैं, 30 से लेके 180 कर दूंगा, सॉरी
60 से लेके 180। और आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करेगा, AN वोल्टेज को फॉलो करेगा। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करेगा, यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज BN को फॉलो करेगा। और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज किसको फॉलो करेगा, CN को फॉलो करेगा। और कब से कब तक करेगा वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो ड्यूरेशन कितना है, 60 डिग्री। और 60 डिग्री से लेकर कहाँ तक जा रहे हैं हम, 180 डिग्री तक जा रहे हैं। दिस इज 180 डिग्री तक। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं, इसमें हम 180 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हैं कंडक्शन, और 180 डिग्री से इसको हम लेके जा रहे हैं 300 तक। अगर आप सबट्रैक्ट करके देखेंगे तो भी 120 डिग्री का ही कंडक्शन मोड होगा एक डिवाइस का, राइट। और यहाँ पर हम 300 पे स्टार्ट करेंगे तो कब तक जाएंगे, 420 तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अब चलते हैं इसकी व्यू फॉर्म बनाने में। अगर मैं इसकी व्यू फॉर्म बनाना चाहता तो मैंने ये किसके लिए बनाया था, इट विल बी फॉर अल्फा इज इक्वल्स टू 0 के लिए। ये मेरा बना था अल्फा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री के लिए। वो भी कैसे लोड के लिए, आर लोड के लिए, और मैंने RL लोड के लिए बनाया था, वोल्टेज और करंट की व्यू फॉर्म। अब मैं इस वाले को किसके लिए बनाना चाहता हूँ, मैं इस वाले को बनाना चाहता हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू 30 डिग्री के लिए, राइट। और यहाँ पर मेरे पास जो लोड है वो R लोड है, और यहाँ पे RL लोड है। वोल्टेज और करंट की व्यू फॉर्म बनाना चाहता हूँ। तो अगर मैं पॉइंट वाइज चीज़ों को फिर से यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या है। तो T1 कहाँ पे स्टार्ट हुआ, T1 स्टार्ट 60 डिग्री, और 60 से लेकर 120 डिग्री तक आप इसको चलने दो, मतलब 4 डब्बे तक आगे चलने दो ऐसे, राइट। 1 2 3 4, तो ये 4 हो गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो यहाँ से लेकर कौन चालू हुआ, 180 पे T2 हुआ, तो इसको भी 4 मतलब 120 डिग्री तक लेके जाओ। 60 60 और 60 के बाद 90, 90 के बाद क्या हो जाएगा 120, ये 300। और ऑलरेडी आपने लिख रखा है, अगर मैं 300 पे किसी चीज को स्टार्ट करूंगा तो इट विल बी 420 तक जाना चाहिए। तो ये 420 तक चला गया। 420 के बाद कीप रिपीटिंग हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T1 फिर से स्टार्ट होगा 1 2 3, तो आप 4 4 करके भी कर सकते हो, तो ये 4 हो गया। बट ये 2 ब्लॉक में क्या आएगा, ये 2 ब्लॉक में पहले वही मैंने जो लॉजिक सिखाया वही बताता हूँ मैं, ठीक है। 360 कहाँ, ये रहा 360। 360 से लेके 2 डब्बे और देख लो, तो ये 2 डब्बे में कौन है, T3 ही कंडक्ट कर रहा है, तो इस T3 को मैं यहाँ पर लिख दूंगा, राइट ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे कौन सा थायरिस्टर काम कर रहा है, दिस थायरिस्टर विल बी T3। तो मतलब सब देखने का झंझट ही नहीं, आप अगर इस लॉजिक से चले तो आपको एक बार में चीजें समझ में आएगी। T3 हो गया, राइट। तो ये यहाँ पर मैंने ब्लैक कर दिया। अगर आप बहुत बार ध्यान से देखेंगे तो जितनी बार मैंने जिसको लिखा हो उस टाइम पे उसी फेज का वोल्टेज मैक्सिमम है, रेस्ट ऑफ द फेज वोल्टेज क्या है आपके पास मिनिमम है। नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू मेक अ आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म। अगर मैं आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म बनाना चाहता हूं तो मैं आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म कैसे बना सकता हूं वो देखते हैं। बात क्या है, यहाँ पर T1 ने स्टार्ट किया कंडक्शन और कहाँ पे खत्म किया, 180 पे, मतलब यहाँ पर कंडक्शन खत्म हुआ। तो आई विल क्लिप दिस वेव फॉर्म, इतनी वेव फॉर्म को मैं क्या कर दूंगा, क्लिप कर दूंगा, राइट। अगर सपोज चलो मैं उसी हाइलाइटर के थ्रू यूज करता हूँ तो मुझे कहाँ से कहाँ तक की ये वाले फेज की वेव फॉर्म क्या हो जाएगी, क्लिप हो जाएगी। बी फेज कहाँ स्टार्ट हुआ, द बी फेज स्टार्ट 180 डिग्री, 180 मतलब यहाँ पर, तो मुझे यहाँ से जंप करके यहाँ जाना पड़ेगा। और यहाँ से कहाँ तक जाएगा वो, यहाँ से लेकर जाएगा अब 300 तक, तो दिस इज 300। 300 के बाद कौन स्टार्ट हुआ, 300 के बाद मेरे पास ये वाली व्यू फॉर्म स्टार्ट हुई, तो ये ब्लैक वाली व्यू फॉर्म अप टू कहाँ चली गई, 420 तक चली गई। 420 के बाद कौन स्टार्ट हुआ, फिर से वही ऑन हुआ, तो ये नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो 1 2 3 और ये 4 तक जाना चाहिए, ये हो गया। पर ये इधर क्या करूं, अगर मेरे को इधर देखना है तो इधर क्या है, T3 है, मतलब ब्लैक वाली वेव फॉर्म है। तो अगर फिर से देखो 360, तो ये 360, तो ये 2 डाउन लाइन मेरे पास काम की है, तो मैं ये 2 डाउन लाइन को बना दूंगा। अब ये 2 डाउन लाइन कैसे बनाऊंगा, ये जाएगा नीचे की तरफ और ये वाली लाइन को मैं ऐसे बना दूंगा, तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा। तो दिस इज द आउटपुट वोल्टेज, ये आउटपुट वोल्टेज की व्यू फॉर्म है। अब क्यों ना मैं इस आउटपुट वोल्टेज की व्यू फॉर्म को जैसा मैंने हाइलाइटर में बनाया है वैसे यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर अगर 30 डिग्री पे आपका आउटपुट वोल्टेज की व्यू फॉर्म ड्रॉ करूँ तो आप ऐसे मत सोचिएगा कि ये कैसे कैसे बन गई और क्या बन गई, है ना। तो मैंने यहाँ पर आपको इसीलिए बना के दिखाया, राइट। तो ये मेरा दूसरा तरीका था पढ़ाने का, ठीक है। इसका रीजन है कि मैं इससे थोड़ा ईजी हो जाएंगे, सारे एक ही कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ। रेगुलर क्लास में मैंने कुछ अलग तरीके से पढ़ाया था। 1 मिनट दीजिएगा ना, मैं बताता हूँ। सरजू भैया मैं आपको 12 बजे कॉल करूँ, चलेगा?
ठीक है चलेगा, ओके, हाँ हाँ हाँ, ओके, चलो ठीक है। तो अभी सपोज मैं क्या कहते बात कर रहा था, तो अगर मुझे क्या करना है कि इस वेवफॉर्म को बनाना है, तो ये जो हाइलाइटर वाली वेवफॉर्म है ना, ये आपकी आउटपुट वेवफॉर्म है, राइट। तो अगर मैं आउटपुट वेवफॉर्म बनाना चाहता हूँ तो मैंने इसको क्या कर दिया, अब इरेज कर दिया, और मैं यहाँ पर ओरिजिनल आउटपुट वेवफॉर्म आपको बना के दिखाता हूँ कि आउटपुट वेवफॉर्म, और करा क्या है आपको देखना है, जहां से जहां तक T1 कंडक्ट कर रहा है उतनी देर की वेवफॉर्म को क्लिप करना है, बाकी उससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है किसी भी तरीके से, राइट ना। तो अगर मैंने सपोज यहाँ की बात किया तो ये मेरे पास हुआ यहाँ पर, राइट, सॉरी यहाँ नहीं हुआ, तो मेरे पास 360 मतलब ये यहाँ पर पिक आया, तो मैंने ये यस पिक पॉइंट को पकड़ा और फिर पिक पॉइंट को लेकर यहाँ पर गया, और यहाँ से डाउन होते होते दो के बाद और ये 3 पर ऐसे डाउन कर दिया, राइट। फिर यहाँ से नेक्स्ट इसी मूवमेंट पे ये वाले पिक पॉइंट पे आया तो मैं ऊपर की तरफ गया, फिर उसके बाद यहाँ गया, फिर ये 1 2 और ये 3 पर चला गया। फिर देन नेक्स्ट पॉइंट पे बात किया मैंने तो यहाँ पर आया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद मैं इसके पिक पॉइंट पर गया, पिक पॉइंट से ये हाई हुआ, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ ये सारी चीजें, और इसके बाद ये इस पे चला जाएगा, राइट। कहीं पर भी देखना शिफ्ट ना हो जाए। फिर इसके बाद की बात करें तो ये यहाँ से कीप रिपीटिंग ऐसा चला जाएगा, राइट। फिर इसके बाद कौन आने वाली है, रेड वेव फॉर्म आने वाली, तो ये यहाँ से ऐसे ये हाई पे गया और 1 2 और 3 जाकर ऐसे कंप्लीट हो गया। तो ये वेवफॉर्म किसकी हुई, दिस वेवफॉर्म इज कॉल्ड एज अ आर लोड। ये कौन से लोड के बारे में बात कर दिया मैंने, आर लोड के बारे में बात कर दिया, सॉरी, राइट। तो दिस इज माय आर लोड, और आर लोड के साथ किसके बारे में बात किया, जब अल्फा इज इक्वल टू कितना है 30 डिग्री, दिस इज अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री है, राइट ना। तो आर लोड है और अल्फा इज इक्वल टू मेरे पास 30 डिग्री है, तो मैंने उन दोनों चीजों के लिए बात बताया। बट अगेन यू विल बी गेट द कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। इफ यू आर गेटिंग अ कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है ना, आर एल लोड के लिए भी अल्फा बराबर 30 पे क्या होगी, सेम होगी, डज नॉट चेंज वाली कंडीशंस होगी। बट इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द करंट वेवफॉर्म, तो इफ यू आर कंसिडरिंग द आर एल लोड, द करंट वेवफॉर्म विल बी कांस्टेंट, क्योंकि इफ यू आर एज्यूमिंग द करंट इज अ हेवीली इंडक्टिव लोड। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दूसरी वेवफॉर्म भी बना सकते हैं। नाउ वी विल मूव टू कौन से पार्ट पे आ जाऊं मैं, इसके 30 के बाद 60 डिग्री पे आ जाता हूं। तो वेयर इज 60 डिग्री, दिस इज वन इज 60 डिग्री। तो मेरा कुछ काम तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, बट यहाँ पर हम मेन पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। अगर सपोज मैंने इसको 60 डिग्री पे ट्रिगर किया है ना, जैसे ही मैंने इसको 60 डिग्री पे ट्रिगर करा तो क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो जब मैंने 60 डिग्री पे ट्रिगर किया तो स्टार्ट कंडक्शन क्या होगा वो देखते हैं। तो T1 क्या होगा, तो 30 प्लस 60 इट्स बिकम 90। तो ये T1 थायरिस्टर कहाँ पे ट्रिगर करेगा, 90 डिग्री पे ट्रिगर करेगा, और 90 डिग्री से यहाँ पे 150 प्लस 60 करेंगे तो यू विल बी गेट 210। तो ये 210 तक कंडक्ट करेगा। देन अगर मैं इसके बाद T2 की बात करूं तो T2 क्या होगा, T2 विल स्टार्ट कंडक्शन कहाँ पे करेगा, 210 पे कंडक्शन स्टार्ट करेगा, राइट। आप 30 बस ऐड करके देख लीजिएगा, मतलब 60 डिग्री ऐड करके देख लीजिएगा, ठीक है। फिर ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 330 तक जाएगा। अगर मैं T3 की बात करूं तो T3 वहां पे कब से कंडक्शन स्टार्ट करेगा, स्टार्ट कंडक्शन होगा और वो 330 पे होगा। 330 के बाद वो 330 से कहाँ चला जाएगा, प्लस अगर मैंने उसको मूव किया तो 450 तक चला जाएगा। तो ये 50 तक चला गया, राइट। ये तो मेरे कंडक्शन एंगल हो गए। सर्किट डायग्राम सेम, सारी चीजें सेम बनने वाली है। अगर आपकी इच्छा हो तो बनाइए, नहीं तो आप तो वो जो मैंने नीचे जो T1 T2 बना के दिखाया है उसमें ही आपका सारा काम हो जाएगा। तो दिस विल बी चेंज, है ना, ये सारी की सारी चीजें क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका ड्यूरेशन क्या होगा और इसका ड्यूरेशन क्या होगा, तो मैं सारे के ड्यूरेशन के बारे में बात कर लेता हूँ। तो दिस ड्यूरेशन स्टार्ट फ्रॉम 90 और 90 से लेकर कहाँ चला जाएगा, 210 तक चला जाएगा। नाउ नेक्स्ट ड्यूरेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, अगर आप सबको सब्ट्रैक्ट करके देखना 120 से कम कुछ भी नहीं आएगा, सब 120 आएगा। तो 210 से स्टार्ट करेगा और 330 तक चला जाएगा। 330 के बाद दिस विल बी स्टार्ट फ्रॉम 330 और 330 से लेकर वो कहाँ चला जाएगा, 450
50 तक चला जाएगा, ये 450 तक चला गया, राइट ना। तो मैं पहले वाले काम के लिए अभी इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर हम लिख लेंगे। तो अब मैं इसको नहीं भी लिखूंगा तो आप लिख सकते हैं, बट मैं इसकी भी व्यू फॉर्म बना के बता दूंगा आपको, राइट। अगर मैं अब इसकी व्यू फॉर्म बनाना चाहता हूँ कि कैसी व्यू फॉर्म बन रही है, तो कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अब मैंने ये वाला काम कर लिया, अब मैं इस पे चलता हूँ, राइट ना। तो 1 बाय 1 मुझे क्या करना है कि जिसका जो जो पीछे वाले का आधे का बता नहीं बोला। किसका, आधे लोड सर। अच्छा इसके आर एल लोड का, यहाँ पर ना देखो, अगर यहाँ 30। पे, हाँ 30 डिग्री पे, तो यहाँ पे कोई गैप मिला क्या, कोई डिसकंटिन्यूटी आई क्या वेवफॉर्म में। आउटपुट वेवफॉर्म कैसी दिख रही है आपको, यहां से स्टार्ट हुई, ऐसी गई, फिर ऐसी गई, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, राइट। और ये वाला पार्ट इधर से इधर क्लिप हो गया, मतलब यू आर गेटिंग द कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, है ना। कौन सा मोड मिल रहा है, कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड। अगर जब भी आपको कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड मिलता है तो आर लोड के लिए और आर एल लोड के लिए वोल्टेज की वेवफॉर्म सेम रहती है, और करंट की वेवफॉर्म को हम कांस्टेंट बताते हैं, क्योंकि हम ये एज्यूम करते हैं कि लोड इज हेवीली इंडक्टिव लोड, राइट। तो मैंने इस पॉइंट के लिए क्या कॉमन लाइन बोला था, और इसको 2 बार भी रिपीट किया था कि if the continuous conduction output, if you are getting the continuous conduction output, the आर लोड वेवफॉर्म और आर एल लोड वेवफॉर्म विल बी सेम। वो दोनों वेवफॉर्म क्या होगी, सेम होगी, अगर आपको किसी आर लोड के लिए कंटिन्यूस कंडक्शन मिल रहा है। अगर डिसकंटिन्यूस होगा तो अलग मिलेगी। तो मैं डिसकंटिन्यूस का भी लॉजिक आपको समझाऊंगा कि कैसे होने वाला है, राइट। क्लियर है, यस, जो तुम्हारा डाउट आ रहा था, राइट, यस नो, क्लियर। ठीक है, चलेगा। तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, तो मैं अब चलता हूं यहां पर, है ना। तो यहाँ पर मैंने क्या बोला कि कहाँ से कौन सी वेवफॉर्म स्टार्ट हो रही वही देखना है। तो सबसे पहली बात, मेरा जो T1 थायरिस्टर है, वो T1 थायरिस्टर कहाँ पे स्टार्ट हुआ, 90 पे। तो मैंने आपको क्या बोला था, जब भी अगर वो स्टार्ट हो रहा है ना, तो बस आपको 120 डिग्री तक आगे बढ़ना है। अगर आप अपने डायरेक्ट याद नहीं कर, आपको स्टार्ट पॉइंट पता है, दिस इज 90। तो 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, मतलब यहाँ पे हो गया ये बंद, राइट ना। तो दिस वन इज ब्लॉक फॉर दी T1 ब्लॉक, ये T1 का ब्लॉक है, दिस इज कॉल्ड एज अ T1 ब्लॉक, राइट। इसको हम क्या बोल सकते हैं, T1 ब्लॉक बोल सकते हैं। देन अगर मैं बात करूं कि यहां से कौन सा होगा, यहां से T2 चालू हो जाएगा, तो दिस इज T2 वेवफॉर्म। तो 1 2 3 4, ये ट्रिक बता रहा हूं, बाकी आप ऊपर देख सकते हैं एंगल कैसे लिखा मैंने। अगर मैं तीसरा स्टार्ट करना चाहूँ तो तीसरा यहाँ से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से भी 4 ब्लॉक गिन लीजिए, 1 2 3 4, ये 4 ब्लॉक हो गए। 4 के बाद फिर से कौन आ जाएगा, 3 के बाद ये T1 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 2 3 4, तो ये 4 तक यहाँ तक चला जाएगा। बट मुझे देखना है ये खाली 3 ब्लॉक में कौन आएगा, खाली 3 ब्लॉक में वही आएगा जो 360 के बाद है। तो 360 के बाद T3 T3 T3, 3 ब्लॉक में T3, तो यहाँ पे कौन आने वाला है, यहाँ पे T3 ही आएगा, राइट। और T3 का वोल्टेज मैक्सिमम भी हो रहा है। अब अगर मैं पहले आउटपुट वेवफॉर्म कहाँ बना के दिखा दूँ आपको, यहाँ पर बना के दिखा दूँ, तो आपका काम इजी हो जाएगा। मतलब आउटपुट वेवफॉर्म स्टार्ट कंडक्शन अप टू यहाँ तक आ गया, राइट ना। अगर ये 180 तक आया, 180 के बाद इसको फॉलो करते हुए नीचे चला जाना चाहिए था। अगर नीचे चला गया, अब यहाँ पे तुम्हारे लिए ट्विस्टिंग पॉइंट है ना। तो इस पॉइंट को समझाता हूँ कि अब यहाँ पे आर लोड और आर एल लोड के लिए वेवफॉर्म बदल जाएगी। तो पहली बात, मैं कंडीशनल यहाँ पे लिखता हूँ, लोड क्या है, आर है ना। तो आर लोड कभी एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। अगर एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता और आर लोड एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता, तो मतलब जो आपकी आउटपुट की वेवफॉर्म है, डीसी वोल्टेज बना रहे, तो नेगेटिव में कभी नहीं जाएगी। तो वो कब तक कंडक्ट करेगा, 180 तक ही कंडक्ट करेगा। 180 के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर मुझे ऑफ मिल जाएगा, आउटपुट वोल्टेज क्या मिल जाएगा, ऑफ मिल जाएगा। कहाँ से कहाँ तक, 180 प्लस 210 तक के लिए। अगर ध्यान से, फिर इसी पॉइंट को मैं हाईलाइटर के थ्रू आपको हाईलाइट करके बताता हूँ, राइट। अगर मैं इस वाले पॉइंट को ध्यान से देखूं, तो इस वाले ड्यूरेशन में हुआ क्या, 180 के बाद जैसे ये नेगेटिव में गया, तो जो T1 थायरिस्टर पे था उस पे ऑटोमेटिकली क्या अपीयर हो गया, उसका एनोड बन गया नेगेटिव और कैथोड बन गया पॉजिटिव। और जब किसी थायरिस्टर का एनोड नेगेटिव बन जाए, कैथोड पॉजिटिव बन जाए, तो उस पर कम्यूटेशन लग जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। तब इस ड्यूरेशन के लिए ना तो T1 ऑन है, ना T2 ऑन है, ना T3 ऑन है। इस पॉइंट को अगर आप और डिटेल में समझना चाहते हो तो मैं
तो अभी फिर से बताता हूँ, राइट ना। यही पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको कंफ्यूज कर सकता है, राइट। तो अगर हमें पता है कि 120 डिग्री का कंडक्शन एक एससीआर की वजह से होना स्टार्ट होता है, तो हमने वहां तो लिख दिया था, पर कौन सी वेवफॉर्म को फॉलो कर रहा है, इट विल बी फॉलो दी एएन वेवफॉर्म, राइट। एएन की वेवफॉर्म को फॉलो कर रहा है, तो एएन की वेवफॉर्म 180 तक करेक्ट है, 180 के बाद वो नेगेटिव हो गई। जैसे ही नेगेटिव हुई मतलब क्या होगा कि आर लोड की वजह से फ्लैट वेवफॉर्म मिल जाएगी, राइट। तो अगर मैं इसका अगर आउटपुट बनाना चाहूँ तो मैं इसका आउटपुट बना के बताता हूँ आपको कैसे बनेगा। तो हमारा स्टार्ट कहाँ पे कंडक्शन हुआ, 90 डिग्री पे कंडक्शन स्टार्ट हुआ, और कंडक्शन कहाँ तक चलेगा, 180 डिग्री तक चलेगा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ऑफ पीरियड मिल जाएगा। तो अभी भी एक स्विच कितनी देर के लिए काम कर रहा है, वन स्विच विल बी एक्ट फॉर दी 120 डिग्री, अभी यहाँ से यहाँ तक है। फिर इसके बाद कौन से स्विच ने ऑन किया, यहाँ पर अब आपका बी फेज ऑन हो गया, मतलब मैं यहाँ पर बात कर दूंगा, ठीक है ना, एकदम डायरेक्ट ऊपर की तरफ मैं इसको लेके जाने वाला हूँ, राइट। तो अभी कैसे जाएगा वो भी बताता हूँ मैं। एक तो अभी इस वाले लाइन को मैं यहाँ से यहाँ मिला दूंगा, राइट ना, और इससे क्या हुआ, इसको देखा तो कब तक पॉजिटिव है, 300 तक पॉजिटिव, तो दिस इज 300, तो इसको मैंने 300 तक मिला दिया। 300 के बाद फिर से आर लोड होने की वजह से ऐसा बना दिया, राइट। फिर इसके बाद कौन हुआ, ये वाला ब्लैक वाला हाई हो गया, तो अगर मैं सी फेज हाई हो गया तो सी फेज यहाँ पर मिला, तो सी फेज कब से कब तक है, सी फेज 420 तक जा रहा है, 420 के बाद फिर ऑफ ड्यूरेशन देगा, तो यहाँ पर मैंने इसको फिर से कॉपी कर दिया और ये ऐसा चला गया, राइट। अभी आर लोड की वेवफॉर्म बन रही है, इसके बाद फिर से रेड आने वाला है, तो 1 2 और 3, 3 के बाद ये 4, राइट, ये इसकी वेवफॉर्म होगी। अब ये इधर क्या होगा, अगर इधर देखना है तो मुझे क्या देखना पड़ेगा, 360, ये 360 मतलब ये रहा, कितने ब्लॉक है, एक ब्लॉक, दो ब्लॉक, तीन ब्लॉक, तीन ब्लॉक है, राइट ना। तो ये 360 का था, 1 2 और 3, मतलब एक पीरियड ऑफ है ब्लैक का, है ना, दिस पीरियड विल बी ऑफ, राइट। और ऑफ के बाद क्या हो गया कि जो आपके पास ऑफ पीरियड आएगा, एक ब्लैक का ऑफ पीरियड आएगा, मतलब ये वाली वेवफॉर्म को फोल्ड करना है ना 360 से, तो 360 पे एक लाइन, दो लाइन आपकी, दो वेवफॉर्म वाली लाइन दिखेगी और एक वाली ऑफ दिखेगी, ओके करेक्ट है। तो मुझे यहाँ पर ऑफ दिखेगा, दिस इज ऑफ, मैंने ऑफ उल्टा बना लिया और दो लाइन यहाँ पर दिख जाएगी और ये ब्लैक लाइन बन गई। तो ये कीप रिपीटिंग दिखना स्टार्ट हो गई। ये कब के लिए है, मैं यहीं पर बना देता हूँ, इसमें कलर कोडिंग करके मैं आर एल लोड के लिए बनाऊंगा। ये आर लोड की वेवफॉर्म है और ये आर लोड की वेवफॉर्म कब के लिए है, अल्फा इज इक्वल टू कितने डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए है, राइट। और 90 तो आता नहीं, पर मैं 90 फिर भी बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने 60 डिग्री के लिए आर लोड की वेवफॉर्म बना दिया है, राइट। आर लोड की वेवफॉर्म 60 डिग्री पे बनाते ही अगर आप ऑब्जर्व करें तो यहाँ क्या मिल गया, डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड मिल गया। वाई डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, आपको सब आउटपुट वोल्टेज कब से कब तक मिल रहा है, इतनी डिग्री के लिए मिल रहा है। यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज कितना है, 0, क्यों, क्योंकि सारे स्विच ऑफ है ना। तो मैं अगर आपको सर्किट पे लेके जाऊं तो यहाँ पर एक आप चाहें तो एडिशनल पॉइंट भी लिख सकते हैं, और वो एडिशनल पॉइंट क्या लिख सकते हैं वो समझाता हूँ, राइट ना। आप एडिशनल पॉइंट ये लिख सकते हैं कि 90 से लेकर 180 तक के लिए T1 स्विच क्या था, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में था ना, और 180 से लेकर 210 के लिए T1 स्विच क्या हो गया, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में आ गया, क्योंकि उस पे क्या हो गई, पोलरिटी अपोजिट आ गई, राइट। तो ये फिर उस डिग्री के लिए ऑफ हो गया, तो इस मोमेंट के लिए जो आउटपुट वोल्टेज आ गया वो 0 आ गया। ये पॉइंट आप एडिशनल हर बार लिख सकते हैं, किसमें, इन सारे में लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, है ना, आप इस चीज को लिख सकते हैं। और अगर वो आपको समझना है तो आप वो कहाँ से बोलेंगे, जब दूसरी वाली वेवफॉर्म बनाएंगे तो इस वेवफॉर्म को देखिएगा, तो ये वाला वो ड्यूरेशन है, ये वाला वो ड्यूरेशन है जब आउटपुट वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, 0 होते जा रहा है। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आपका आउटपुट वोल्टेज 0 होता है तो इसे बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड, राइट। अगर ये आपके पास डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड का ऑप्शन बन गया, राइट, तो अगर डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड का ऑपरेशन बन गया तो जो आरएल लोड है
उस RL लोड में आपकी व्यू फॉर्म सेम नहीं रहेगी। तो अब RL लोड में आपकी व्यू फॉर्म के साथ क्या हो सकता है, हम उस पॉइंट के बारे पे बात करेंगे। तो यहाँ पर मैं अब बात कर लेता हूँ कि इफ लोड इज RL, है ना, लोड का नेचर कैसा हो गया, RL नेचर हो गया, और अल्फा बराबर कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और मोड कैसा है, डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस मोड में कभी भी आपके पास आर लोड के लिए और RL लोड के लिए जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म होती है वो सेम नहीं हो सकती। तो होगा क्या, तो वो वेवफॉर्म में क्या करूंगा, हाइलाइटर से बनाऊंगा। अगर मैंने वो हाइलाइटर से बनाया तो सेम सारी चीजें सेम, यहां से यहां तक सेम मिलेगा, बट यहाँ पे आपको इंडक्टर चार्ज होगा, इस ड्यूरेशन में इंडक्टर चार्ज होगा, और जहां पे आपका ऑफ पीरियड है उस ऑफ पीरियड में इंडक्टर क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। देन इंडक्टर चार्ज होगा, फिर इंडक्टर डिस्चार्ज होगा, चार्ज होगा इंडक्टर इतने ड्यूरेशन में, फिर डिस्चार्ज होगा, फिर चार्ज होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। तो जो नेगेटिव स्पाइक्स आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर अवेल हो जाएंगे, राइट। तो RL लोड की वेवफॉर्म बनाते समय आपको करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ RL लोड की वेवफॉर्म बनाते समय वोल्टेज की वेवफॉर्म में यहाँ पर एक नेगेटिव स्पाइक को ऐड कर देना। मतलब ये जो ड्यूरेशन जा रहा था डाउन में, ये जो ड्यूरेशन डाउन में जा रहा था और ये जो ड्यूरेशन डाउन में जा रहा था, तीनों को यहाँ पर क्लब कर देना। ये जैसे ही तीनों क्लब करेंगे आप, तो ये किसकी हो जाएगी, RL लोड की वेवफॉर्म हो जाएगी एक 60 डिग्री पे, राइट। बस यहाँ पे यही चीज समझानी थी। अब हम क्या करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के, चलो मैं यहाँ पे ना इसको बना ही देता हूँ और बेटर ऑप्शन है इसकी जगह क्या लिख देता हूँ, RL लोड लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो मैंने ये बना दिया, और दिस इज फॉर RL लोड। ये किसकी वेवफॉर्म है, ये पूरी की पूरी वेवफॉर्म है RL आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म है, वो भी अल्फा बराबर 60 डिग्री पे। ये आपकी वोल्टेज। अगर करंट की वेवफॉर्म बनाना है, द सिंगल लाइन स्टेटमेंट फॉर द करंट वेवफॉर्म, वी आर एज्यूमिंग द लोड इज हेवीली इंडक्टिव लोड। वंस इफ यू आर यूजिंग द हेवीली इंडक्टिव लोड, द करंट विल बी कांस्टेंट। तो आप करंट को क्या बना सकते हैं, कांस्टेंट बना सकते हैं। तो ये अपनी करंट की वेवफॉर्म होगी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी, किसके बारे में बात कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं 90 डिग्री पे। नीड नहीं है 90 डिग्री की, पर फिर भी हम 90 डिग्री के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, राइट ना। तो एग्जाम में जनरली सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन है कि 60 डिग्री वाला, क्लियर कट लिखा हुआ आता है 60 डिग्री, या लेस देन इक्वल टू 30 डिग्री और ग्रेटर देन इक्वल टू 30 डिग्री, है ना, ये वाला भी पार्ट आता है। तो अगर मैं इसको यहाँ पर वन बाय वन अगर मैं इन सारी चीज़ों को ऐड करना स्टार्ट करूँ कि ये कैसे कैसे ऐड हो सकता है ना, तो मैं इसको ऐड भी करना स्टार्ट करता हूँ, राइट ना। तो मेरे पास कितना है 30, और 30 में कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, 30 में 90 ऐड करना पड़ेगा। तो 90 को जैसे ही आपने 30 प्लस 90 करेंगे तो यू विल बी गेट 120। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा कंडक्शन, 120 डिग्री पे कंडक्शन होगा। एंड कहाँ हो रहा था, 150 पे हो रहा था। तो यहाँ 150 प्लस कितना कर देंगे आप, 90 कर देंगे, तो इट विल बी क्या होगा, ये 240 तक जाएगा। तो ये तो ड्यूरेशन हो गया 240 तक। नेक्स्ट थायरिस्टर कहाँ पे स्टार्ट होगा, 240 पे स्टार्ट होगा। 240 से कहाँ तक जाएगा वो देखते हैं। तो दूसरा वाला जो थायरिस्टर एंड हो रहा है वो हो रहा है 270 पे। तो 270 प्लस क्या कर दीजिए, 90 कर लीजिए, मतलब ये कहाँ पे चला जाएगा, 360 डिग्री पे चला जाएगा। तीसरा थायरिस्टर कहाँ पे स्टार्ट होगा, 360 पे स्टार्ट होगा। और तीसरा वाला एंड कहाँ हो रहा था, 390 पे हो रहा था। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, 390 प्लस कितना कर दीजिए, 90 कर दीजिए, तो यू विल बी गेट 480। तो ये 480 तक मिल जाएगा। तो साइकिल कीप रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो वेवफॉर्म है वो तो वही चीज को फॉलो करेगा। मैं लास्ट में चलता हूँ अब यहाँ पर, राइट ना। तो मुझे सबसे पहले वन बाय वन देखना है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पर 30 प्लस 30 प्लस 30 मतलब 90, मतलब 120 पे मेरा ये T1 थायरिस्टर स्टार्ट हो। तो मैं यहाँ पे तो आपको बताया कि 4 लाइन खींचते चलना बस, है ना। तो यहाँ 1 2 और 1 2 के बाद 3 और 4, ये देखो ऑटोमेटिकली दूसरी वाली लाइन कवर हो जाती है। फिर उसके बाद मैं यहाँ से ही लूंगा तो क्या हो जाएगा, T2 थायरिस्टर। तो यहाँ पे T2 लिया तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 तक ले लिया। फिर तीसरे वाले में भी मैं क्या कर लेता हूँ, 4 तक ले लेता हूँ। तो यहाँ पर 3 लिया, 1 2 3 4, तो ये 1 2 3 4। यहाँ पे 510 नहीं है, मैं आपको बता चुका हूँ, ये 480 है। ये क्या है, 510 है, और ये क्या है, 540 है। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं चला तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, T1 आ जाएगा। तो ये तो हो गया।
फिर अगर मुझे नेक्स्ट वाले के बारे में देखना है तो 360 पे कौन एंड वही ये खत्म हो गया तो T3 हो गया, तो इतने पूरे में 1 2 3 4, वैसे भी 4 ही बच रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा। नाउ वी विल ड्रॉ दी आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। तो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म मतलब क्या, ये यहाँ पे स्टार्ट हुई, अगर ये यहाँ पे स्टार्ट हुई तो आपने यहाँ कहीं उसका मैग्नीट्यूड बनाया और यहाँ से लेके 180 तक मैग्नीट्यूड को चलने दिया, तो 180 तक मैग्नीट्यूड आपका गया। 180 के बाद नेचर ऑफ लोड रेजिस्टिव है, तो नेचर ऑफ रेजिस्टिव लोड है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने उसको फ्लैट बना दिया, तो इतनी देर के लिए आपका स्विच क्या होगा, ऑफ होगा, राइट ना। फिर उसके बाद क्या होगा, मैं इसकी बात करूंगा, तो यहाँ से लेकर मैं इसके लिए फिर से एक फ्लैट लाइन बना दूंगा, ठीक है, और फिर इसको इतनी देर के लिए चलने दूंगा। फिर अगर मैं तीसरे वाले फेस की बात करूंगा तो तीसरा वाला फेस इसी पे चालू होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे चालू हुआ तो ये और ये लाइन ऐसे जाएगी और फिर 2 डिग्री के लिए ये चला जाएगा। फिर नेक्स्ट कीप रिपीटिंग होने वाली है, तो यहाँ पर ये जाएगा और 2 लाइन तक के लिए ये, फिर 2 लाइन के लिए फ्लैट हो जाएगा। इधर वाले के बारे में बाद में बात करता हूँ, पर मैंने कुछ लाइन को जोड़ा नहीं है, तो अगर ये देखेंगे तो ये वाली लाइन ऐसे जुड़ जाएगी, है ना, और ये वाली लाइन ऐसे जुड़ जाएगी, तो ये ऐसे जुड़ेगी और ये वाली लाइन जो है आपकी ऐसे जोड़ दीजिए आप, राइट। तो ये तो आपके पास पूरा कंडक्शन हो गया। बट 360 के बाद कौन है, ब्लैक कलर की वेवफॉर्म आ रही है, राइट ना, तो हमें ब्लैक कलर की वेवफॉर्म ही मिलेगी, तो ये ब्लैक कलर की वेवफॉर्म मिलेगी 2 डिग्री के लिए ऑफ और 2 डिग्री के लिए ऑन, राइट ना। तो इतना आपके पास मिल जाएगा, ये पूरा का पूरा आपके पास क्या बन गया, ये बन गई आर लोड की वेवफॉर्म। अगर मुझे आर एल लोड की वेवफॉर्म बनाना है तो मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पे नेगेटिव स्पाइक्स ऐड कर दो, यहाँ पे नेगेटिव स्पाइक्स ऐड कर दो, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मिल रहा है, तो ये किसकी वेवफॉर्म हो जाएगी, आरएल की हो जाएगी, राइट। तो नॉर्मली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या समझ में आया वो देखिए, है ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझ में आया कि अब यहाँ पे आपकी वेवफॉर्म सारी की सारी वेवफॉर्म खत्म हो गई, तो मैंने सारी वेवफॉर्म के बारे में बात भी कर लिया कि कौन कौन सी वेवफॉर्म कैसे बनी। बहुत सारे लॉजिक थे, पर मैंने इन सारे लॉजिक को सिंपल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बता दिया आपको, राइट। अगर ये सारी वेवफॉर्म आपको समझ में आती है तो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पर्टिकुलर एंगल पे भी पूछा जाता है। तो मैं यहाँ पर अब आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात करता हूँ। तो अगर मैं आउटपुट वोल्टेज के बारे में बात करूँगा तो आउटपुट वोल्टेज के लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखो क्या है। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सपोज मैंने क्या कर दिया कि अल्फ़ा लिया और अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दिया, 30 कर दिया। मैंने ये क्या कंसीडर किया, एक एंगल कंसीडर किया है। अगर मैं इस वाले एंगल पे देखता हूँ तो मेरी जो चारों वेवफॉर्म है उसकी वोल्टेज वेवफॉर्म को कंपेयर करता हूँ, तो फॉर दी आर लोड एंड आर एल लोड अल्फा ग्रेटर देन 30 इक्वल टू पे मेरे पास सेम मिल रही है, राइट ना। अगर आपको देखना है तो इसके लिए आप क्या देखो, 0 डिग्री चेक करके देख लो। 0 डिग्री पर आपकी आर वोल्टेज की वेवफॉर्म सेम है, 30 डिग्री पे आपके आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म फॉर आर एंड आर एल लोड सेम है, पर जैसे ही 60 डिग्री आया मतलब 30 से ग्रेटर देन, मतलब 35 भी होगा तो सेम नहीं आने वाली है, राइट ना। तो यहाँ तो हम बिल्कुल फिक्स नंबर लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर और आर एल की लोड वेवफॉर्म अच्छे डिफरेंट हो गई। तो एक तो ऑब्जर्वेशन ये हुआ। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या मिला कि अगर मैं इसी चीज को अपोजिट वे में देखूं तो अपोजिट वे में क्या बोल सकता हूं कि अल्फा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 30, मतलब यहाँ पे अल्फा 30 से ज़्यादा, मतलब 30 से ज़्यादा मतलब कौन, 60 डिग्री। तो अगर मैं 60 डिग्री की वेवफॉर्म देखता हूँ तो मेरे पास आर की वेवफॉर्म एंड आर एल की वेवफॉर्म डिफरेंट है। तो अगर आर और आर एल की वेवफॉर्म डिफरेंट है तो यहाँ पर जब मैं इसका आउटपुट वोल्टेज निकालने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर फॉर आर लोड के लिए, फॉर आर लोड की बात करूंगा मैं, ठीक है। आर लोड में तो क्या है, कंटिन्यूअस कंडक्शन मोड हो जाएगा तो थोड़ी अलग वेवफॉर्म आएगी, पर यहाँ पे आर एल लोड के बारे में ही बात कर रहा हूँ, बाकी किसी और लोड के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं दोनों की बात कर रहा हूँ, पर यहाँ पे सिर्फ आर लोड की बात कर रहा हूँ। अब आउटपुट वोल्टेज निकालने का लिए मैंने आपको क्या बोला था कि एवरेज वोल्टेज ही हमें निकालना पड़ता है, राइट। अगर आप अल्फा बराबर 0 को और अल्फा बराबर किसको 30 वाली वेवफॉर्म को ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका कैपिटल टी क्या है। कैपिटल टी के बाद आपको जो लोअर वैल्यू वो ढूंढनी पड़ेगी और जो अपर वैल्यू वो ढूंढनी पड़ेगी। फिर आपको आउटपुट वोल्टेज ओमेगा टी का फंक्शन लिखना पड़ेगा और फंक्शन लिखने के बाद यहाँ ओमेगा टी करना पड़ेगा। तो ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क नहीं है। अगर हम चलते हैं अब 0 वाली वेवफॉर्म पे, किधर रही 0 की वेवफॉर्म, 0 पे चले जाओ या 30 पे चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलो 30 पे चलते हैं, राइट। अगर 30 वाली वेवफॉर्म पे गए तो स्टार्ट वेवफॉर्म फ्रॉम हियर,
मतलब 60 पे ऑन हुआ, 60 से ऑन होकर कहाँ पे गया, ये ऐसे ऐसे ऑन होते हुए यहाँ पे चले गया 180 पे। 180 के बाद कीप रिपीट हुआ, मतलब क्या बोल सकता हूँ मैं कि 180 माइनस 60 कर दीजिए। तो अगर आपने सपोज क्या किया कि 180 मेरी हायर रेंज थी और 60 मेरी लोअर रेंज थी, तो मेरे पास क्या आ गया 120। तो एक साइकिल कितनी की हुई भाई आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म की, 120 डिग्री के लिए साइकिल हो रही है। अगर 120 डिग्री के लिए साइकिल हो रही तो मैं यहाँ क्या कर दूंगा 1 अपॉन यहाँ लिख दूंगा 2 पाई बाई कितना लिख दूंगा 3 लिख दूंगा। देन मुझे जीरो, तो मैं कहाँ पे स्टार्ट हुआ 60 पे स्टार्ट हुआ। तो अब मुझे 60 ना लिखते हुए क्यों ना मैं, अब मेरे पास एक फॉर्मूला था जहां से मुझे 120 मिला था अल्फा, ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या कर दूं 150 प्लस क्या कर दूं अल्फा कर दूं। देखो 150 माइनस 30 करेंगे तो भी कितना मिलेगा 120 डिग्री ही मिलने वाला है। अब आउटपुट वोल्टेज क्या आया था इस ड्यूरेशन में, वो ए एन वोल्टेज को फॉलो कर रहा था। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है, वी एम साइन ओमेगा टी है, तो वी एम साइन ओमेगा टी, और यहाँ पर क्या कर दिया ओमेगा टी कर दिया, राइट। अब हम क्या करते हैं इसमें सारी चीज़ों को, इसको क्या कर देते हैं सिंपल डेरिवेशन डिराइव कर लेते हैं। तो यहाँ से वी एम बाहर निकाल दिया, यहाँ से 3 बाहर निकाल दिया, राइट, यहाँ से 2 पाई बाहर, 2 पाई एज इट इज। सर ऊपर पे, हाँ ऊपर करूँ, हाँ सर बोलो। ऊपर का बता दीजिए एक बार। ये वाला क्या, देखो फिर शुरू से ही बताता हूँ। एवरेज वोल्टेज है मेरे पास ये, राइट, एवरेज वोल्टेज का ये मेरा जनरलाइज फॉर्मूला है। इस कैपिटल टी का मतलब क्या है, एक साइकिल का टाइम पीरियड है ना, ये मेरा क्या है टाइम पीरियड है, राइट, दिस इज टाइम पीरियड। और एक टाइम पीरियड मतलब क्या, साइकिल रिपीट होना स्टार्ट हो जाए। अब मेरी आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म कहाँ पर है, दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। अगर मैं कहीं से भी, आप रेंडमली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने यहाँ से वेवफॉर्म सिलेक्ट किया ऐसे और ऐसे ड्यूरेशन के लिए, यहाँ पे डिग्री कितना है वो चेक करो, राइट ना। अगर यहाँ पे डिग्री चेक करेंगे तो 180 है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 300। 300 माइनस 180 करेंगे तो आपको क्या मिल रहा है 120। मतलब एक साइकिल कितनी हो रही भाई, मतलब जैसे फ्रीक्वेंसी की साइकिल कितनी, सिंगल फेस एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है 50 हर्ट्ज, तो वो साइकिल कितनी डिग्री में कंप्लीट करता है 2 पाई में कंप्लीट करता है, मतलब 360 डिग्री में, राइट। जैसे अगर मैं ए फेस की बात करूँ तो ए फेस की साइकिल कब कंप्लीट हो रही है, यहाँ से चलते हुए, यहाँ से चलते हुए, यहाँ से चलते हुए, ये कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ पे कंप्लीट हुआ 360 डिग्री पे हुआ। तो यहाँ पर कैपिटल टी की वैल्यू कितनी होगी 360, राइट ना, और यहाँ पर कैपिटल टी की वैल्यू कितनी हो गई 120 डिग्री। अगर 120 डिग्री तो मैं 120 को क्या लिख सकता हूँ, मैं 120 को लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 पाई बाई 3। अगर आप 120 लिखना चाहते हैं तो 120 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब लोअर रेंज क्या थी, लोअर रेंज आपके पास 180 थी। तो अब मैं क्या है ये 30 जनरलाइज कर रहा हूँ, तो मेरे पास मैंने थायरिस्टर को ट्रिगर करने के लिए किसी एक थायरिस्टर को ट्रिगर कि हर एक थायरिस्टर 120 डिग्री कंडक्ट कर रहा था, तो मैंने क्या कर दिया जनरलाइज वे में लिख दिया यहाँ पर 30 प्लस अल्फा मतलब, और 150 प्लस अल्फा लिख दिया। अगर आपको ये नहीं लिखना है तो आप क्या कर दो 150 प्लस अल्फा लिख दो, है ना। 150 प्लस अल्फा से कहाँ चले गए थे 270 प्लस अल्फा तक चले गए थे। तो 270 प्लस माइनस 150 करेंगे तो भी 120 आएगा। तो मेरी ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेक्ट है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। ये आउटपुट वोल्टेज क्या था, दिस इज माई आउटपुट वोल्टेज, और आउटपुट वोल्टेज इस ड्यूरेशन के लिए किसको फॉलो कर रहा है, वो फॉलो कर रहा है ए एन को, राइट। अगर वो ए एन को फॉलो कर रहा है तो ए एन क्या है, ए एन है वी एम साइन ओमेगा टी। ए एन की वैल्यू क्या है वी एम साइन ओमेगा टी, तो मैंने यहाँ वी एम साइन ओमेगा टी लिख दिया और डी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। क्लियर है अब, यस हाँ सर। ठीक है। तो ये मतलब छोटे छोटे पॉइंट है, बस इनको हमें मतलब ये हम बहुत बार यूज करते हैं, है ना। वीएम को मैंने बाहर निकाल लिया, 3 ऊपर चला गया, 2 पाई मैंने एज इट इज लिख दिया, राइट। अब अगर मैं कॉस का यहाँ पर क्या करने वाला साइन का इंटीग्रेशन करूंगा तो क्या मिल जाएगा माइनस कॉस मिलेगा, और माइनस कॉस मिलने के साथ इस पे मैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखूंगा। तो मैंने अपर लिमिट को पहले रख दिया और लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दिया और अपर लिमिट को लोअर लिमिट बनाया। तो ऐसा मैंने कई बार किया। ऐसा करने से क्या होगा, ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो इस माइनस को मैंने क्या कर दिया, प्लस बना दिया। फिर देन नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर सकता हूँ, 3Vm लिख सकता हूँ। 3Vm के अपॉन में क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई लिख सकता हूँ। 3Vm अपॉन 2 पाई के बाद यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख दो। तो अपर लिमिट क्या हो गया, कॉस 30 प्लस अल्फा कर दिया, और माइनस क्या कर सकता हूँ मैं, कॉस 150
है ना, 150 प्लस क्या कर सकता हूँ, अल्फा कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ये दोनों होने के बाद क्या कर सकते हैं वो देखते हैं, राइट ना। अब यहाँ पे कॉस ए प्लस बी का और कॉस ए प्लस बी का दोनों का फॉर्मूला लगाना, सारी वैल्यू सब्सिट्यूट करना, तो फाइनल जो आंसर आएगा मैं वो डायरेक्ट बता देता हूँ, राइट। तो फाइनल आंसर आएगा 3√3, है ना, अपॉन में कितना आ जाएगा 2 पाई, राइट। और साथ में क्या मल्टीप्लाई रहेगा Vm, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिर्फ बचेगा cos अल्फा। तो दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला फॉर द एवरेज आउटपुट वोल्टेज ऑफ 3-फेज हाफ वेव कन्वर्टर। ये एवरेज वोल्टेज फॉर्मूला है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर मैंने एक पार्ट स्किप कर दिया है, वो cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना और cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना। किसके लिए, cos 30 प्लस अल्फा के लिए a प्लस बी लगाओगे तो a प्लस बी लगाना मतलब cos cos sin sin में ब्रेक हो जाएगा, cos cos sin sin में ब्रेक हो जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, और ये पूरा आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनल में cos ही बचेगा, cos अल्फा बचेगा, और वो √3 आपका एडिशनल पार्ट वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये आपके पास बस ये वाला एवरेज आउटपुट वोल्टेज का डेरिवेशन भी आता है, तो मैंने ये वाला डेरिवेशन करा दिया। आरएमएस का डेरिवेशन नहीं आता, इसलिए हम आरएमएस का डेरिवेशन नहीं कर रहे। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट, है ना, कि अगर मुझे आर लोड के लिए डिराइव करना है पर अल्फा इज ग्रेटर देन 30 डिग्री के बारे में बात करना है, राइट ना। तो मेरा एवरेज का फॉर्मूला वही है। अगर उसमें भी आप जब आउटपुट वोल्टेज की व्यू फॉर्म देखते हैं, सपोज आपने अभी आउटपुट वोल्टेज की व्यू फॉर्म देखा, तो ये जो आपके पास एक इसका कंडक्शन कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब ये भी क्या हो रहा है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, है ना। इसके बाद फिर कीप रिपीट होना स्टार्ट हो गई व्यू फॉर्म, मतलब ये मेरी व्यू फॉर्म थी, यहाँ से ऐसी गई ऐसी गई ऐसी गई ऐसे हो गई, इसके बाद फिर से सीधे ऐसे ऐसे, मतलब कीप रिपीट। तो एक साइकिल क्या हुई, इतनी हुई। तो अभी भी मेरे पास साइकिल कितना है, 120 डिग्री की साइकिल है, राइट ना। अगर 120 डिग्री की मेरे पास अभी साइकिल है तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे जो कैपिटल टी की वैल्यू है, उस कैपिटल टी की वैल्यू को क्या कर दूंगा, 120 ही लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो वी आउटपुट एवरेज बराबर लिख दिया मैंने कितना, 3/2 पाई लिख दिया। तो इसको अपॉन में लिखना था तो मैंने वो कर दिया, लिमिट लगाते हैं। अगर मैं आर लोड की बात कर रहा हूं तो आर लोड में किसको फॉलो कर रहा है, वोल्टेज आपके पास, मैं 60 डिग्री की बात कर रहा हूँ, राइट ना। तो सपोज मैं 60 डिग्री पे चलता हूँ, तो 60 डिग्री में आर लोड में यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, मतलब 180 डिग्री तक के लिए, अगर इसको चलो ऊपर लेके चलते हैं, और तो ये कितना है, 180 डिग्री तक के लिए आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है। और इसके बाद आउटपुट वोल्टेज 0 है, तो 180 से 210 तो डिराइव करके कोई फायदा ही नहीं है, अल्टीमेटली उसका आउटपुट वोल्टेज 0 ही आने वाला है। तो यहाँ पर यहाँ से स्टार्ट होने वाला है, तो मेरी लोअर रेंज क्या हो गई, अल्फा प्लस 30 हो गई, है ना। तो दिस लोअर रेंज विल बी क्या होगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, लोअर लिमिट विल बी 30 प्लस अल्फा हो गई, तो 30 प्लस अल्फा। पर अपर रेंज क्या हो रही थी, यहाँ 150 प्लस अल्फा हो रही थी, यहाँ पे 180 के बाद क्या हो गया, आउटपुट वोल्टेज 0 हो गया। और ये जो है किसको फॉलो कर रहा था, VAN को। तो VAN की वैल्यू क्या है, Vm साइन ओमेगा टी है, तो Vm साइन ओमेगा टी लिख दिया, इनटू क्या कर दिया, डी ओमेगा कर दिया। सपोज इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 3Vm। अरे ये देखो ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं, 2π/3 लिखते, तो क्या लिख सकता हूँ उसको, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट लिख दिया, है ना। तो यहाँ पे क्या कर दिया, 2π कर दिया। अब मैं इसको अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो इसका क्या आ जाएगा मेरे पास, माइनस कॉस ओमेगा टी आ जाएगा, तो माइनस कॉस ओमेगा टी। और माइनस को प्लस बनाने के लिए मैं यहाँ अपर लिमिट अल्फा प्लस क्या रख दूंगा, 30, और यहाँ पे क्या कर दूंगा, 180 रख दूंगा। अब मैं इसकी रेंज को रखता हूँ, तो ये क्या हो गया, 3Vm के अपॉन में क्या हो गया, 2π। अब यहाँ पे अपर लिमिट रखता हूँ, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगी, कॉस 30 प्लस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, माइनस क्या कर दूंगा, कॉस 180 डिग्री कर दूंगा। cos 180 की वैल्यू ऑलरेडी वी नो दैट कि -1 होती है, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, 3Vm के साथ अपॉन 2π, और इसकी वैल्यू होगी +1, तो +1 पहले लिख दिया और बाद में मैं इसको लिख देता हूँ, तो cos 30 प्लस अल्फा। अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा के इसको भी क्या कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। अगर ब्रेक नहीं करना है तो आप इसको यहीं पे स्किप कर सकते हो। और ये क्या हो गया, किसी आर लोड का अल्फा मतलब 60 डिग्री से, मतलब 630 इज मोर देन 30 डिग्री पर फायरिंग एंगल का एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला है। बट अगर इंडक्टर की बात हो जाती,
है ना। तो इंडक्टर के केस में क्या हो जाता कि सेम एज आपके पास जो आर एल मिला था वही वाली वेव फॉर्म मिलना स्टार्ट हो जाती। बट नॉर्मली हमें इंडक्टर की वेव फॉर्म डिराइव करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस आपके पास क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, है ना। यहाँ पे हमारा आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, हाफ वेव, है ना, कन्वर्टर, और आर लोड भी हो गया, आर एल लोड भी हो गया। तो मैं आपको स्टार्ट से लेके एंड तक में पूरे पॉइंट को कंक्लूड करता हूँ कि हमने क्या क्या डिस्कस करा। पहली बात, हमारे पास इससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखिए, है ना। एक टॉपिक है पर क्वेश्चन कितना बन सकता है, ठीक है। थ्री फेज हाफ वेव थ्री फेज कन्वर्टर विथ आर लोड एट अल्फा बराबर 30 डिग्री, है ना। ऑल्सो ड्रा दी आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म एंड फाइंड दी एवरेज वोल्टेज, ऐसा क्वेश्चन आएगा, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या आ सकता है, थ्री फेज हाफ वेव थ्री फेज कन्वर्टर एट आर एल लोड एट अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री, मतलब डायरेक्टली मेंशन कर दिया अल्फा इज 60 डिग्री, राइट। थर्ड, ऑल्सो ड्रॉ द आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म एंड क्या बोल सकता है कि वो एवरेज वोल्टेज निकालने के लिए बोल सकता है। ये दो बड़े फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। कभी कभी इसको कंफ्यूज करने के लिए क्या बोलता है, अल्फा लेस देन 30 बोल देता है ना, और अल्फा ग्रेटर देन 30 बोल देता है। अल्फा ग्रेटर देन 30 मतलब 60 वाला आंसर लिखना है। अल्फा लेस देन 30 मतलब क्या करना है, जीरो वाला भी लिख सकते हो और 30 डिग्री वाला भी लिख सकते हो, चॉइस इज यूअर्स, राइट। अब क्वेश्चन में क्या क्या लिखना है, यू कैन मेक अ सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम के बाद कुछ बेसिक पॉइंट लिखना है, हार्डली 8 लाइन की थ्योरी लिखनी है जहां पर आपको सर्किट को डिस्क्राइब करना है, एक बेसिक इंपॉर्टेंट कंडीशन बताना है, जनरलाइज इक्वेशंस बताना है, और आपको इनपुट सप्लाई और उसका फेजर डायग्राम बनाना है। फिर उसके बाद आप अल्फा 0, अल्फा 30, अल्फा 60, अल्फा 90 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिलेक्ट करेंगे। अगर नहीं है क्वेश्चन में तो यू कैन सिलेक्ट रैंडमली 30 और 60, दोनों में से कोई, जीरो मत कर लीजिएगा, ठीक है। कर भी सकते हैं पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 30 और 60 सिलेक्ट करिए, राइट। अगर क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं, वो दोनों की जस्ट वर्किंग आपको बतानी है, सर्किट डायग्राम बनाना चाहे तो बनाए और उसको डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर देना है। जो भी पूछा है उसकी वेव फॉर्म बनाना है। यहाँ सारी बनाई है मैंने, अगर वो 30 पूछ रहा है 30 की बनाइए, 60 पूछ रहा है 60 की बनाइए, अगर वो कुछ भी नहीं पूछ रहे तो आपने जो सिलेक्ट कर रखा है अल्फा को उसकी बना दीजिए, किसी एक की बनानी, राइट, सारी की बनाने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन फाइंड दी आउटपुट एवरेज वोल्टेज। आउटपुट एवरेज वोल्टेज चाहे वो 30 पे पूछे तो भी वही है, 0 पे पूछे तो वही है, 60 पे पूछे तो वही है, और 90 पे पूछे तो वही है। तो मैंने दोनों के लिए यहाँ पे कंबाइन कर दिया है। आर एल लोड के लिए मैंने आउटपुट वोल्टेज नहीं बना रखा। अगर आर एल लोड के लिए अगर आप आउटपुट वोल्टेज बनाते भी है, एवरेज आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ जो 180 लिखा हुआ है ना, इस 180 को क्या कर देना, 150 प्लस अल्फा कर देना बस, राइट। तो अगर यहाँ पे ये करेंगे मतलब 180 प्लस अल्फा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये वाला भी काम आपका करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो अगर चाहें तो मतलब इसी तरीके का डेरिवेशंस आपके लिए डिराइव होगा, बट वो कभी आर एल लोड के लिए जनरली क्वेश्चंस आया ही नहीं है, जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे। इसके बाद मोर देन इनफ है फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। कल हम पढ़ेंगे फुल वेव फुल कंट्रोल्ड कन्वर्टर, है ना, फुल वेव फुल कंट्रोल्ड थ्री फेज कन्वर्टर, सेम आर लोड आर एल लोड, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और 180 डिग्री के लिए डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डे हम सेमी कंट्रोल कन्वर्टर पढ़ेंगे, और फिर साथ ही साथ अगर टाइम बच गया तो हम क्या करेंगे, एसी वोल्टेज रेगुलेटर और वो चीज पढ़ेंगे, और हमारी 4th यूनिट विल बी ओवर। जो न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आते हैं वो एवरेज वोल्टेज निकालने के लिए आता है आर लोड पे, आर एल लोड पे भी नहीं आता, आर लोड पे आता है, राइट ना। और उसमें जो आपको कंफ्यूज करता है वो स्टार्टिंग के पॉइंट कंफ्यूज करते हैं, जो हमने कल फंडामेंटल में पढ़ा था, लाइन वोल्टेज को पहचाना, फेज वोल्टेज को पहचाना, लाइन वोल्टेज का फेज वोल्टेज से रिलेशन बताना, है ना। ये छोटी छोटी चीजें जो है आपको कंफ्यूज कर देती है, उस वजह से क्वेश्चन डिफिकल्ट लगते हैं। नहीं तो जो हमने फॉर्मूला डिराइव करा दैट इज अ फाइनल फॉर्मूला, उसको डायरेक्ट पुट करना है और आउटपुट वोल्टेज आपको निकालना रहता है, राइट ना। तो हम कोशिश करेंगे कि 4th यूनिट के भी कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट आपको लिख के दे दूं मैं, और ताकि न्यूमेरिकल उस पर सॉल्व करवा पाऊँ, राइट। तो मैं ऑफलाइन क्लासेस में कल तो नहीं, बट मैं अभी मतलब ऑफ में ही हूँ, तो मतलब मैं लीव पे हूँ कॉलेज से, ठीक है। तो मैं आपको मंडे या ट्यूसडे के दिन मैं बुला सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ग्रुप पे मैसेज अपडेट करूँगा। तो दिस इज टुडे लेक्चर्स, है ना। कोई अगर रिलेवेंट टू डाउट हो तो प्लीज आस्क। सर इसका आप आरएमएस का बता देते हैं ना। आरएमएस देखो मैं, अच्छा तुम्हें कर सकते हो, मैं तुम्हें एक जस्ट ओवरव्यू दे देता हूँ आरएमएस का भी, है ना, है ना। अच्छा एक क्वेरी है तो दिशा का कुछ क्वेश्चन है, बोलो दिशा।
हेलो। हेलो। हाँ बोलो ना। हाँ सर, वो डिस्क्रिप वर्किंग का डिस्क्रिप्शन बताना थोड़ा सा। अच्छा वर्क, मतलब क्या क्या लिखा जाता अच्छा है वो और इसके वर्किंग में ना, ठीक है चलो वो भी बता देता हूँ, हाँ। ठीक है ना। तो देखो अभी मैं आपको क्या क्या करता हूँ, जैसे तुम आरएमएस की बात कर रहे थे, तो अगर मेरे पास ये एवरेज वोल्टेज है तो मैं इसी को आरएमएस टर्म में लिख के दिखाता हूँ। अगर मुझे इसका आरएमएस वोल्टेज निकालना है तो आउटपुट का आरएमएस वोल्टेज है ना, आएगा नहीं बट अगर आपको निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। जो आपने एवरेज के लिए लिखा उसको एज इट इज लिख दीजिए, तो दिस इज एवरेज। तो एवरेज के लिए आपने क्या कर दिया, मीन लिख दिया, राइट। 30 प्लस अल्फ़ा, और यहाँ पे हो गया 150 प्लस क्या हो गया, अल्फ़ा हो गया। यहाँ पे क्या लिख दिया, वी एम, और जो यहाँ पे फंक्शन लिख रहे हैं उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, ये स्क्वायर हो गया, राइट। और यहाँ पे क्या कर दीजिए, ओमेगा टी कर दीजिए, और इन सब को क्या कर दीजिए, रूट पे ले लीजिए, ऐसा अंडर रूट में। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आरएमएस वैल्यू मिल जाएगी, खत्म। स्क्वायर कर रहे हो, रूट कर रहे हो, मीन ऑलरेडी लिख रखा है आपने। किसका, फंक्शन का स्क्वायर करते हैं और पूरे का रूट करते हैं। मीन हमने एवरेज में ही निकालना सीख गया है, तो ऐसे करके आप आरएमएस वैल्यू भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो ये हमारा दूसरा पार्ट था। अब क्या कहते हैं, नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि दिशा वाले डाउट पे चलते हैं। देखो अगर आपको इसमें थ्योरी लिखना है तो क्या क्या लिखना है कि इट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोल्ड एस, मतलब कंट्रोल फुल्ली कंट्रोल्ड सर्किट। व्हाई इट इज फुल्ली कंट्रोल्ड सर्किट, बिकॉज वी आर यूजिंग द एससीआर, राइट। सेकेंड पॉइंट इज कि हम इसे वी कैन से इट इज कॉल्ड एज अ थ्री पल्स कन्वर्टर बिकॉज वी आर गेटिंग द आउटपुट वोल्टेज थ्री वेव, है ना। तो हमें तीन वेव मिल रही है। इनपुट सप्लाई इज अ एसी सप्लाई और थ्री फेज एसी सप्लाई। द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री फेज एसी सप्लाई इज दिस, है ना। तो तीन मैथमेटिकल इक्वेशंस लिख के आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन दो दिस स्विच आर कनेक्टेड इन कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशंस। तो ऑल जो एस सी आर है T1 T2 एंड T3 आर कनेक्टेड इन कॉमन कैथोड कॉन्फ़िगरेशन एज सो इन फिगर, राइट, या एज सोन इन द सर्किट डायग्राम। ईच डायोड आर कनेक्टेड विद द ईच फेज सप्लाई। हर एक, सॉरी डायोड बोल दिया, ईच एनोड टर्मिनल आर कनेक्टेड टू दी, किससे कनेक्टेड है, हर एक फेज टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। एंड द लोड आर कनेक्टेड बिटवीन, क्या है, कैथोड टू न्यूट्रल के बीच में आपका लोड कनेक्टेड है, वो भी सर्किट में दिख रहा है। लास्ट पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या लिखना है, जो वो ये वाली लाइन लिखनी है। अगर आप लिख सकते हैं, मतलब समझ के लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में तो लिख दीजिए, या इसको आप याद कर लीजिए। मैं इसको पहले हिंदी में समझाता हूँ। कोई भी एससीआर कब ट्रिगर हो सकता है, जब वो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में हो। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में वो कब होगा, जब उसके अक्रॉस मैक्सिमम वोल्टेज अपीयर होगा, राइट ना। तो यहाँ पर क्या लिखा, एनी एससीआर है इफ, है ना, इट हैज अ फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड एंड अक्रॉस इट्स वोल्टेज इज मैक्सिमम, है ना, ऐसा होता है। अदरवाइज नॉट प्रोवाइडेड द गेट पल्स, है ना। तो अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम उसको गेट पल्स नहीं दे सकते। अगर आपको ऐसे नहीं लिखना है तो वी कैन ट्रिगर, तो इस लाइन को क्या लिख सकते हैं, वी कैन ट्रिगर। तो किसी भी एससीआर को आप यहाँ पर तब ट्रिगर कर सकते जब वो उसका वोल्टेज मैक्सिमम अपीयर कर रहा हो। तो हमने वेवफॉर्म से देखा कि कब कौन सा एससीआर पे मैक्सिमम वोल्टेज हो रहा है। तो फेज वन का कब मैक्सिमम वोल्टेज हो रहा है, फेज बी का कब हो रहा है, फेज सी का कब हो रहा है, ये लिख दिया बस। और कंडक्शन टाइम पीरियड का हमने फॉर्मूला लिख दिया, टोटल पी टाइम पीरियड मतलब साइकिल, वन साइकिल अपॉन नंबर ऑफ स्विचेस। तो तीन स्विचेस है तो तीन लिख दिया और हमारे पास आंसर आ गया। चाहो तो फेजर डायग्राम नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा। दिस इज मोर देन इनफ फॉर द थ्योरी पार्ट, है ना। अब उसके बाद यहाँ पे सेग्रीगेशन ये वाला है, वो डिपेंड करता है कि वो जीरो पूछ रहा है तो जीरो वाला लिखो, 30 पूछ रहे 30 वाला लिखो, 60 पूछ रहे 60 वाला लिखो, 90 पूछ रहे 90 वाला लिखो। देन उसके बाद आप डायरेक्टली क्या बना दो, वेव फॉर्म। जो पूछा है उसकी वेव फॉर्म बनाना है, जीरो तो जीरो, 30 तो 30, 60 तो 60 और 90 तो 90, बाकी किसी की वेव फॉर्म नहीं बनाना है। आउटपुट वोल्टेज हमें अगर जीरो का बोला है या 30 का बोला है तो ये इस साइड का होगा, अगर 60 का बोला या 90 का बोला है तो ये इस साइड वाला होगा। देन मोर देन इनफ, बस इतना ही आंसर लिखना है भाई। क्लियर है अब दिशा तुम्हारा डाउट? अच्छा रेज हैंड करा, ठीक यस सर, क्लियर है। ठीक है चलेगा। चलो यस का और कुछ डाउट हो तो पूछ लेते हैं। हाँ बोलो यश। हेलो सर। हम्म। कल के लिए कितना ये वेव फॉर्म का बनाने का है सर, बना के वो बोले थे कल। मैं बना भेज दूंगा, 4-5 बजे तक भेज दूंगा।
3 बजे ही भेज दूंगा, अच्छा ठीक है ना। मतलब क्योंकि ओके सर। आज इसलिए नहीं भेजा था क्योंकि कल ही भेज दिया था आज वाला मैंने, ठीक है। इस वजह से नहीं भेजा, पर मैं आज क्या कहते हैं कल वाला या तो ऐप वाले इस पे डाल दूंगा या ग्रुप वाले पे डाल दूंगा, दोनों में से किसी एक पे डाल दूंगा, ठीक है। ठीक है सर, चलेगा। पर कल कितना करेंगे, कितने कल तक अपन, हो सकता है? कल ये समझ लो फुल वेव पूरा खत्म कर देंगे। फुल फुल वेव वेव फुल्ली, ठीक हाँ है। फुल वेव फुल्ली कंट्रोल पूरा खत्म कर देंगे। अगर टाइम बच गया तो सेमी कंट्रोल्ड भी कर लेंगे, अगर हो गया तो, क्योंकि ऑलमोस्ट 1.5 आवर्स लगेंगे पूरा कंप्लीट करने के लिए। जैसा आज हमने पढ़ा है ना वैसा ही पूरा है, उसमें भी यही सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तुम्हें अगर वो देखना है तो अभी मेरी स्क्रीन दिखेगी, तो मैं उस स्क्रीन पे भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, हमारा कल का जो नेक्स्ट टारगेट है ना वो मैं ऑलरेडी रेडी करके रखा हुआ है, ठीक है। बट उसकी व्यू फॉर्म में थोड़ा चेंजेस है अभी, तो वो चेंजेस करना बाकी। ये तो हाफ व्यू हो गया, ये फुल व्यू आ गया, राइट। तो फुल व्यू में हम क्या करेंगे, फुल वेव फुल्ली कंट्रोल कन्वर्टर स्क्रीन पढ़ेंगे। नहीं दिख रही? अच्छा ये स्क्रीन नहीं दिख रही अभी ये वाली, मैंने तो एंटायर नहीं, आपका ही दिख रहा है। वो एक सेकेंड फ्रंट रुको। कैमरा जो। अच्छा फ्रंट कैमरा चालू हो गया क्या? एक सेकेंड मैं फिर से एंटायर स्क्रीन शेयर करके देखता हूँ, अब दिखे तो बताना। अब दिख रही है क्या बताओ? हम्म। अब चेंज हुई स्क्रीन दूसरी? हाँ सर। हाँ तो देखो अभी क्या लिखा है, फुल कंट्रोल्ड फुल वेव 3 फेज कन्वर्टर। अब इसको हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं वो समझाता हूँ। इसको हमें बड़े जो कल का जो हमारा टारगेट रहेगा उसमें हम इन्हीं इन्हीं चीज़ों को करेंगे। ऋषि का डाउट इसी पे था, तो ऋषि को कल स्पेशल बोलने के लेक्चर अटेंड करेगा, मिस नहीं करेगा, है ना। देखो आर लोड पे हम एक फुल वेव का आप देखेंगे कैसे हो सकता है। आर एल लोड पे देखेंगे, फिर 0 पे करेंगे, 30 पे करेंगे, 60 पे करेंगे और 90 पे करेंगे। इन सब के लिए हम क्या करेंगे, पहले सर्किट डायग्राम, उसकी वर्किंग, और इससे भी पहले मैं पढ़ाऊंगा इसका फंडामेंटल, है ना। इसका फंडामेंटल मैं पहले डिस्कस करूंगा। इसका एक बार फंडामेंटल हो जाएगा तुम्हारा, और इसका जब फंडामेंटल हो जाएगा तो सर्किट डायग्राम का डिस्क्रिप्शन, बेसिक वर्किंग, बेसिक वर्किंग होने के बाद 0 डिग्री की वर्किंग, 30 डिग्री की, 60 डिग्री की, 90 डिग्री की वर्किंग, देन वेवफॉर्म, और वेवफॉर्म के बाद फिर एवरेज आउटपुट वोल्टेज और आरएमएस वोल्टेज, मतलब आरएमएस नहीं, एवरेज आउटपुट वोल्टेज <30 और <30 के लिए बनाएंगे। ये कल का पूरा टारगेट रहेगा। इसमें आपका फुल वेव फुल्ली कंट्रोल्ड 3 फेज रेक्टिफायर खत्म हो जाएगा। सेम मैनर में नेक्स्ट डे में हमारा टारगेट रहेगा सेमी कंट्रोल्ड का, राइट। तो हम सेमी कंट्रोल्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी ये उसी का चल रहा है, तो इसका मैंने प्रिपरेशन पूरा कर लिया है कि कैसे कैसे होने वाला है। तो फिर इसके बाद में ये आपके इसकी व्यू फॉर्म और ये सब बनाना बाकी रह गया है, तो वो मैं बना के भेजूंगा आपको कि क्या क्या बनाना है। पर कल मुझे लगता है 1.5 आवर इसी में निकल जाएगा, ठीक। और थर्ड डे में सेमी पढ़ेंगे, और सेमी के बाद फोर्थ डे में हम पढ़ेंगे सिंगल स्टेज और डबल स्टेज, और फोर्थ यूनिट इज ओवर। तो मतलब अभी फोर्थ यूनिट को खत्म होने में 3 दिन और है। 3 दिन बाद हम फिर फिफ्थ और सिक्स का मैं कंबाइंड पोर्शन पढ़ाऊंगा। दोनों फिफ्थ और सिक्स कंबाइंड पढ़ाने वाला हूँ, ठीक। क्योंकि उसमें कुछ पार्ट को मैं अलग तरीके से सेग्रीगेट करूंगा जिससे जल्दी हो जाएगा। क्लियर? ओके सर। चलेगा, ठीक है। तो फिर अपन क्या करते हैं, स्क्रीन शेयर स्टॉप करते हैं और यहीं पर सेशन को क्लोज करते हैं भाई। बाकी लोग फिर अटेंड करते हैं ना, जो क्या कहते हैं लाइव नहीं आते। अभी तक किसी से बात नहीं हुई सर। अच्छा अच्छा ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं।